सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर मेरी आवाज आप सभी लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है, अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन। अब लाल कलर के दिलों की बारिश हो जाए एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टाइम ऑन दिस सेशन। आज हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। कल हम एनिमल टिश्यूज का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और आज हम फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में जितना पढ़ा था वो बेसिक ओवरव्यू में आपको एक बार देने वाला हूं और उसके बाद हम आज के सेशन को शुरू कर रहे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से एपिथेलियल टिश्यू की हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, यहां पर जो 4 प्रकार के टिश्यूज हमने कल समझे थे, इनके नाम जो हमने जाने थे ना, उसमें से 2 ही टिश्यू आपको डिटेल में पढ़ने होते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों सर? क्योंकि मस्कुलर टिश्यू आप पढ़ते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में, तो उसका सिर्फ एक जनरल अकाउंट आपको इस चैप्टर में लेना होता है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काफी डिटेल में आप मसल्स के बारे में समझ रहे होते हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको इसी चैप्टर में सारी की सारी डिटेल्स बता दूंगा, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में आपको आसानी हो जाएगी। एक ही बात है, चाहे यहां पढ़ लो चाहे वहां पढ़ लो, एनसीईआरटी में रिपीटेटिव डेटा दे रखा है। एंड फोर्थ जो टिश्यू था आपका न्यूरल टिश्यू, वो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो चाहे आप न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ लो चाहे इस चैप्टर में, इसीलिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट के साथ मसल को पढ़ा जाए, जिससे कि आपकी ग्रिप उस चैप्टर में भी बन जाए, एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस टिश्यू को पढ़ा जाए, जिससे उस चैप्टर में आपको एसेंशियल हेल्प मिल रही हो। तो यहां पर मेन फोकस हमारा एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर होगा और बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है। सब लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी बिकॉज दीज आर हाईली कंसेप्चुअल। कुछ चीजें जो रटने की भी हैं उनको भी आपको कंसेप्चुअली बता दिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी चीज को रटने की जरूरत ही ना पड़े। आज का सारा कंटेंट एज इट इज आपको याद हो जाए। जब आप इस लेक्चर से जाने के बाद कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हो किसी भी किताब का, किसी भी जगह से, अल्टीमेटली आप उसे सॉल्व कर पा रहे हो और सेटिस्फेक्शन, एक मुस्कान आपके चेहरे पे आए कि हम सही जगह से पढ़ रहे हैं और हम बहुत शानदार कंटेंट पढ़ रहे हैं। बस ये हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमारे चैप्टर का नाम, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो मैंने आपको एनिमल्स की डेफिनेशन बताई थी कि एनिमल्स कौन होते हैं। कौन होते हैं एनिमल्स? भाई एनिमल्स में अगर आप किसी भी सेल को निकाल कर देखें तो क्या हमारे किसी भी सेल में सेल वॉल पाई जाती है? नहीं पाई जाती सर। तो एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, हम में सेल वॉल नहीं पाई जाती। हमारे सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्या हमारे सारे सेल्स यूकैरियोटिक हैं? बिल्कुल हैं। क्या हम मल्टी सेल्यूलर हैं? क्या हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं? कल आपने हाइड्रा का एग्जांपल देखा और आपने पाया कि हाइड्रा में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, हजारों डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। हमारी ब्रेन में ही सिर्फ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एकदम कंजेस्टेडली पैक्ड हैं, बहुत कंप्रेस्ड तरीके से पैक्ड हैं। इतने छोटे से दिमाग में बिलियंस ऑफ सेल्स आपके अरेंज्ड हैं, यानी कि हम मल्टी सेल्यूलर हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, यानी कि हम हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हम पहले खाना खाते हैं फिर खाना पचाते हैं, यानी हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, पहले खाना खाएंगे उसके बाद खाना पचाएंगे। ये सारे के सारे पॉइंट्स एनिमल की डेफिनेशन से रिलेटेड थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं। अब कोई बेचारा बैक्टीरिया है जिसमें एक ही सेल है, तो सारे के सारे उस बैक्टीरिया के अंदर होने वाले प्रोसेसेस जो हैं वो एक ही सेल कर रहा होगा। तो उस एक सेल में ही पोटेंशियल होता है कि वो सारे फंक्शंस कर सके। जैसे अमीबा अगर यूनिसेल्युलर है तो उस एक सेल के अंदर पोटेंशियल है कि वो खाना डाइजेस्ट भी कर ले, रेस्पिरेशन भी कर ले, एक्सक्रीशन भी कर दे, रिप्रोडक्शन भी कर ले, सब कुछ उस एक सेल में हो सकता है। लेकिन हमारी बॉडी को अगर आप देखें, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को अगर आप देखें, तो हमारे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सेल्स बॉडी के अंदर दिए हुए हैं भगवान ने। अब हमारा जो सिस्टम है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद है, तो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इम्यूनोलॉजी के लिए इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस कंट्रोल के लिए नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल कंट्रोल के लिए एंडोक्राइन सिस्टम है। हर चीज के लिए सिस्टम्स अपनी प्लेस पर एकदम टिके हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर हम लोगों ने सीखी टिश्यू की डेफिनेशन। टिश्यू की डेफिनेशन ये थी
कि जब कई सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहा जाता है, जब कई सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएं, इन सेल्स में क्या क्या कॉमन होना चाहिए? स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन। ये जो आपके सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सेम होना चाहिए। और जब ऐसे कई सारे सेल्स साथ मिल जाएंगे और इन सेल्स के बीच में भरा हुआ जो इंटरसेलुलर स्पेस है, ये भी साथ में आप काउंट कर लोगे, तो आप एक टिश्यू बना पा रहे होगे। यानी सेल्स का एक गुच्छा जो कॉमन फंक्शन करते हो और उन सेल्स के बीच का मटेरियल, इसको मिला जुला के आप टिश्यू कहते हो। और ये टिश्यू जो है, ये 4 प्रकार के होते हैं। दुनिया के हर एनिमल्स की बॉडी में 4 से ज्यादा प्रकार के टिश्यू नहीं हो सकते। मैक्सिमम 4 टाइप के ही टिश्यू आपको देखने को मिले। वो कौन से 4 टाइप के टिश्यू थे भैया? वो 4 टाइप के टिश्यू थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये सारी चीज, ये सारी की सारी चीजें कल के लेक्चर में है। एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये क्या कर रहा था भैया जी? ये क्या कर रहा था? फंक्शन लिख के बताओ एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? अगर मैं बोलूं कि एपिथेलियल टिश्यू को एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो कि ये करता क्या है, तो ये क्या कर रहा होगा? एपिथेलियल टिश्यू में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक तो ये आपकी बॉडी की कवरिंग बनाता है, यानी आपकी बॉडी में जितनी भी चीजें बाहर से दिखाई दे रही हैं, जो आउटर कवर है हमारी बॉडी का, ये पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू ने बनाया है। प्लस आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है, उनकी लाइनिंग, बाहर की चीज जो आपको कवर कर रही है, इसे कवरिंग कहते हैं। अंदर से किसी चीज की लाइनिंग जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज लाइनिंग। तो क्या हो रहा होगा यहां पर? कवरिंग और लाइनिंग बनती है। इसका काम क्या है? कवरिंग एंड लाइनिंग बनाने का। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है भैया? नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू है, तो इट प्रोवाइड्स कनेक्शन एंड सपोर्ट टू अदर टिश्यूज। जितने भी और टिश्यू हैं, मस्कुलर, नर्वस, एपिथेलियल, इन सबको ये क्या करता है? इन सबको ये क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करता है। कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? नाम से ही पता लग रहा है, मस्कुलर स्पेक्टेक्युलर, है ना भैया? ये जो है मस्कुलर टिश्यू, ये आपकी मसल्स में पाया जा रहा है। मसल्स का काम क्या होता है? मूवमेंट। तो ये क्या करेगा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करेगा। चलने फिरने में या आपकी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, उनमें हेल्प करेगा। और न्यूरल टिश्यू, आपकी बॉडी में जो वायरिंग बिछी हुई है, जिससे सिग्नल का आप क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल भेज सकते हैं। सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में ये हेल्प करता है। तो आप क्या बोल देंगे नॉर्मली? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपकी ब्रेन, है ना? क्योंकि उससे कई सारी तार निकल रही हैं जो आपके अलग अलग ऑर्गन्स में जा रही हैं और उनको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे एक छोटी सी चीज बता दीजिए। कल हमने सीखा था कि 3 आपकी जर्म लेयर्स हैं जिन्होंने आपकी बॉडी के सारे टिश्यूज और सारे ऑर्गन्स को बनाया है। मुझे यह बताइए कि कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू किस जर्म लेयर से बने हैं? सेम जर्म लेयर से बने हैं। किससे बने हैं? फटाफट लिख करके बताइए भाई। ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, ये दोनों के दोनों ही सेम जर्म लेयर से बने थे। किससे डेराइव हो रहे थे ये? सर मीजोडर्म से डेराइव हो रहे थे। हम कह रहे थे दे आर मीजोडर्मली डेराइव्ड। दे आर मीजोडर्मली डेराइव्ड। करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। यहां पर ये जो है आपका न्यूरल टिश्यू, ये आपका इकलौता ऐसा था जो एक्टोडर्म से डेराइव हो रहा था। तो इट इज एक्टोडर्मली डेराइव्ड। इट इज एक्टोडर्मली डेराइव्ड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका एपिथेलियल टिश्यू जो आप आज पढ़ने वाले हैं डिटेल में, ये आपका इकलौता ऐसा टिश्यू था जो आपका एक्टो, मीजो और एंडो तीनों से डेराइव्ड है। एक्टो, मीजो और एंडो तीनों से डेराइव्ड है। तीनों का पार्टिसिपेशन होता है आपके एपिथेलियल टिश्यू को बनाने में। करेक्ट? ये बातें हम कल पढ़ चुके थे। इतना अभी तक का ज्ञान हम लोगों ने ले लिया था। करेक्ट है? ऑल थे इसमें? बहुत अच्छी बात है यार, आप तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, सबको सारी बातें याद हो गई हैं। बहुत सही चीज है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब हम लोगों को क्या करना है? एक एक करके इन सारे के सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को उधेड़ना है। एक एक करके इन सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज को पढ़ना है। तो नंबर वाइज इनकी बारी हम लोग लगाने वाले हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू की चर्चा करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक प्यारी सी बात यहां पर लिख लीजिए जो आपको यहीं से समझ में आनी चाहिए।
जब आप बायोलॉजी को लिंक करके पढ़ते हैं ना, तो बायोलॉजी आपकी दोस्त बन जाती है और आप बायोलॉजी को कभी नहीं भूलते। अक्सर आपने सुना होगा कि बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप बायोलॉजी को लिंक करते हुए चलते हो तो मैं सही बताता हूं कि ये कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कुछ रट रहे हैं। एनसीईआरटी के पास लिखने का स्पेस ही नहीं है, इतनी छोटी सी किताब है, उसमें इतना सारा डेटा है, तो आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी में टरका दिया। लेकिन आप जब पढ़ेंगे मुझसे एंड अल्टीमेटली आप एनसीईआरटी की लाइंस को रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये दो मेजर काम करता है भाई। एक तो मेरी बॉडी की कवरिंग बनाता है और एक मेरी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। लेट्स से मैं यहां पर एक पेज ले लेता हूं, ये मेरा लेट्स से फूड पाइप है, ये मेरा फूड पाइप है ना। फूड पाइप है तो पाइप जैसा ही होगा, है ना, आर पार दिखाई दे रहा है, पाइप जैसा है। अब ये जो फूड पाइप है इसमें मैं पानी डाल रहा हूं, ये जो फूड पाइप है इसमें मैं पानी डाल रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। तो इस अंदर वाली लाइनिंग को अगर आप देखेंगे, क्या ये लाइनिंग पानी के कांटेक्ट में आई? मैं खाना खा रहा हूं, चिप्स खाई मैंने, आलू चिप्स खाई, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, ऊपर से मैंने जूस पी लिया, कुछ भी मैं खा पी रहा हूं वो सारा का सारा खाना यहां पर जा रहा है। तो क्या ये जो लाइनिंग है ये निरंतर केमिकल्स के कांटेक्ट में आ रही है? क्या ये निरंतर पानी के कांटेक्ट में आ रही है? क्या ये निरंतर खाने के कांटेक्ट में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और अगर मेरी स्किन की मैं बात करूं तो इस हवा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस टाइम पर भी मौजूद है। तो क्या मेरी स्किन भी निरंतर कई सारे पैथोजेंस और इस हवा के कांटेक्ट में रहती है? बिल्कुल रहती है। आप बॉटनी में पढ़ेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब आप बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे होंगे आपको पता लगेगा कि बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन्स, ये हर जगह पाए जाते हैं। इस माइक के टिप के ऊपर भी पाए जा रहे हैं, मेरे चश्मे के ऊपर भी पाए जा रहे हैं, मेरे शरीर के ऊपर अभी भी बैठे हुए हैं, इनफैक्ट मेरे शरीर के अंदर भी बैठे हुए हैं, खाना पचाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया हर जगह है, तो जाहिर सी बात है हमारी स्किन जो है इसके ऊपर भी बैक्टीरिया इस टाइम पे बैठा होगा। आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि फंगस जो है ये भी कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। क्या आपके कमरे में अभी फंगस है? मुझे बताइए, क्या आपके कमरे में अभी फंगस है? अगर मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी की एक लाइन है कि फंगस आर कॉस्मोपॉलिटन, तो क्या आपके कमरे में अभी फंगस है? आप जहां पर बैठे हुए हैं क्या आपके आसपास फंगस है? क्या आप प्रूफ कर सकते हैं कि आपके आसपास फंगस है? यस, प्रूफ करिए। आपके आसपास फंगस है तो एक बार प्रूफ कर दीजिए। कई बच्चे लिख रहे हैं नो, कई बच्चे लिख रहे हैं यस। आपके आसपास फंगस है, प्रूफ करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा तरीका है। आप एक रोटी का टुकड़ा लीजिए या एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और उसको अपने टेबल के ऊपर रख दीजिए, आपको पता लग जाएगा 2 दिन के अंदर अंदर कि आपके कमरे में फंगस है या नहीं। आपके कमरे में फंगस है पर इतनी माइन्यूट है कि आपको दिखाई नहीं दे रही। जब सड़े गले मैटर पे फंगस कहां ग्रो करती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। उसको डेड और डिकेइंग मैटर दे दो, उसके ऊपर ग्रो होती हुई दिखाई दे जाएगी। आपकी रोटी सड़ने लगेगी, आपकी ब्रेड सड़ने लगेगी, आपका फल फ्रूट जो है अगर 4-5 दिन पुराना हो जाए सड़ने लगेगा, तो आपको दिखाई दे जाएगी फंगस थी लेकिन बहुत कम मात्रा में थी, तो आप उसको नोटिस नहीं कर पा रहे थे। जब वो सारी फंगस आकर एक जगह पर इकट्ठी हो गई, रिप्रोड्यूस करने लगी, तो आप उसे देखने लग पड़े। That's why it is cosmopolitan in nature। हम यहां पर एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे थे। कवरिंग और लाइनिंग ये बनाता है। तो मुझे ये बताइए कि क्या हमेशा ये किसी ना किसी मटेरियल के कांटेक्ट में रहता है? क्या मेरी स्किन, क्या मेरी बॉडी की कवरिंग हमेशा एयर के कांटेक्ट में रहती है? बिल्कुल रहती है सर। क्या इट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू एयर? यस। और अगर मैं बात करूं अपनी इंटरनल लाइनिंग्स की, इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग्स की, तो मेरी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से क्या ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है? कर रहा है। मेरे अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं क्या उनमें कोई ना कोई केमिकल हमेशा प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है। तो किसी ना किसी चीज के साथ तो कांटेक्ट में है ना। एंड दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू हैव फ्री सरफेस। सिर्फ एक छोटी सी लाइन, और ये लाइन आपको दिलाएगी 4 नंबर नीट एग्जाम के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू को ईटी लिख रहा हूं भैया जी, है ना। एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू पे फ्री सरफेस है, लेकिन समझ लीजिए ये मेरी बॉडी की कवरिंग वाला फ्री सरफेस है, तो ये किसके साथ कांटेक्ट में है? ये एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है। तो ये फ्री सरफेस है तो, लेकिन ये किसके साथ कांटेक्ट में है? ईदर इन कांटेक्ट विद एनवायरमेंट, either in contact with environment। एनवायरमेंट के साथ कौन सा एपिथेलियल टिश्यू कांटेक्ट में है? जो मेरी बॉडी की कवरिंग बना रहा है।
और ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो मेरे अलग अलग ऑर्गन्स की इंटरनल लाइनिंग बना रहा है, वो भैया किस किस के साथ कांटेक्ट में है ना? इट मे बी ईदर इन कांटेक्ट विद वाटर, पेटू में पानी चला गया है, पानी पी लिया है तुमने, है ना, खाना खा लिया है, फूड, या कह लो भैया केमिकल्स, अलग अलग केमिकल्स। ये क्या है भैया? ये मेरी बॉडी की लाइनिंग की बात हो रही है। अगर लाइनिंग है इंटरनल तो खाने पीने के कांटेक्ट में आ रही है, अगर मेरी बॉडी का कवर है तो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, पर किसी ना किसी चीज के साथ ये कांटेक्ट में हमेशा रहती है। तो इसका मतलब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके पास क्या होता है? फ्री सरफेस होता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके पास फ्री सरफेस होता है। मुझे एक बात बताइए कि इन चारों टिश्यूज में से सबसे ज्यादा अबंडेंट टिश्यू कौन सा है? अबंडेंट का मतलब आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है? मैंने आपको कल बताया था, मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूं कि आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं या नहीं। नाम से पता लग जाएगा। मैं कह रहा हूं बायोलॉजी याद करने की चीज है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने की चीज है। आप ये देख लो कि भैया यहां पर 4 टिश्यूज के नाम लिखे हुए हैं, आपको क्या लगता है सबसे अबंडेंट कौन सा होगा? कई बच्चे कंफ्यूज होकर लिख रहे हैं एपिथेलियल, क्योंकि हम एपिथेलियल शुरू कर चुके हैं। अधिकतर बच्चे सही लिख रहे हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। देखो भाई, एपिथेलियल आपकी कवरिंग और लाइनिंग बना रहा है, तो ये भी अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होगा अनडाउटेडली। मसल मास भी आपकी बॉडी में अच्छा खासा है, ये भी अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होगा। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के साथ भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की जोड़ी राम लखन की जोड़ी है। एपिथेलियल टिश्यू अकेला पाया ही नहीं जा सकता। जहां जहां एपिथेलियल वहां वहां कनेक्टिव, और कनेक्टिव अकेला भी पाया जा सकता है। तो आप देखो कि कनेक्टिव कितना ज्यादा अबंडेंट होगा। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है हमेशा, है ना? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर पाई जाती है। कहीं भी आप देखोगे एपिथेलियल टिश्यू अकेला नहीं पाया जाता, कनेक्टिव टिश्यू के साथ पाया जाता है। और कनेक्टिव टिश्यू इसके अलावा मस्कुलर टिश्यू को भी सपोर्ट कर रहा है, न्यूरल टिश्यू को भी सपोर्ट कर रहा है, यानी बॉडी में हर जगह कनेक्टिव टिश्यू का होना तो अनिवार्य है। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा होगा? कनेक्टिव होगा, कनेक्टिव होगा। मोस्ट अबंडेंट लिख दूं? मोस्ट अबंडेंट लिख देता हूं, मोस्ट अबंडेंट लिख देता हूं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन चारों टिश्यूज में से सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी ऑफ रीजनरेशन कहां पर होगी? आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे अच्छी रीजनरेशन कहां पर होगी? सबसे हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन? आपकी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं, क्या वो अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर सकती हैं? द आंसर इज नो, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्या ये बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं? नो, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जितने भी न्यूरल टिश्यूज हैं, क्या ये अपने आप को रिकवर कर सकते हैं? न्यूरॉन्स में पावर ऑफ रीजनरेशन होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप एपिथेलियल टिश्यू की बात करें, स्किन को देखें, तो ये बहुत जल्दी रीजनरेट कर लेती है। बचपन से कितनी बार इस स्किन की घिसाई हुई है आपको खुद भी नहीं पता होगा। साइकिल चलाना सीख रहे थे, कोहनी छिल गई। क्रश को देखते देखते बाइक चला रहे थे, गटर में गिर गए, है ना, घुटना छिल गया। फुटबॉल खेल रहे थे, मुंह पे फुटबॉल लगी, नाक फूट गई। अलग अलग जगह से पिट पुटा के जब भी आए हो, हमेशा जहां जहां से खून निकला है भाई, बहुत जल्दी रीजनरेशन हुई है। आपकी स्किन जितनी भी कट फट जाए, फटाफट अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। 1-2 दिन में आपको वो स्किन साफ दिखाई देने लग जाती है कि हाँ भाई यहां पर रीजनरेशन हो रही है। यू कैन सेंस दैट। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपका रोल है वो रीजनरेशन में किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का है। तो आप क्या बोलेंगे? हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। और अब एक और चीज, बहुत छोटी चीज, बहुत प्यारी चीज, कि भैया मुझे बताओ इन चारों टिश्यूज में से सबसे पहले आपने कौन से टिश्यू को बॉडी में बनते हुए देखा होगा? आपको क्या लगता है कि सबसे पहले इनमें से कौन सा टिश्यू आया होगा? लॉजिक से बात करेंगे। समझ लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के जैसे ही आपने रजिस्ट्री कराई, जैसे ही आपने वो प्लॉट खरीदा, आप क्या करते हो? उस प्लॉट के अराउंड बाउंड्री बना देते हो। भैया इतनी जमीन मेरी। आप क्या करते हो? एक प्रोटेक्टिव कवर बना देते हो कि इस बाउंड्री के अंदर का इलाका मेरा है, ये शेर का इलाका है, इसके अंदर कोई नहीं घुसना चाहिए।
आपने एक तरीके से स्थापित कर दिया कि दिस इज माय एरिना, दिस इज माय एरिया, तो सबसे पहले आपकी बाउंड्री बनती है और उस बाउंड्री के अंदर सारा का सारा काम शुरू होता है। और आपकी बॉडी की बाउंड्री क्या है? कवरिंग लाइनिंग कौन है? एपिथेलियल टिश्यू। क्या सबसे पहले फर्स्ट टिश्यू आपकी बॉडी का एपिथेलियल टिश्यू होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल एपिथेलियल टिश्यू होगा। हां, मतलब बाकी टिश्यू भी बनते रहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा पहले बनता है। अब एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट की जरूरत है तो जस्ट बाद में कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा एंड बाकी टिश्यूज भी आ जाएंगे। इनमें बहुत ज्यादा टाइम का फर्क नहीं होता। लेकिन फिर भी कोई आपसे पूछ ले कि भाई चारों में से सबसे पहले कौन बनता है? एपिथेलियल टिश्यू बनता है, चाहे उसके 2 मिनट बाद ही कनेक्टिव टिश्यू बनना शुरू हो जाए। सबसे पहले लेकिन एपिथेलियल बनता है। आपकी बाउंड्री बनाना जरूरी है भाई, वरना आप कहीं भी फैल जाओगे। भाई हम भी अमीबा जैसे ही हो जाएंगे अगर हमारी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होगी। हमें पता होना चाहिए कि हम इतना फैल सकते हैं, तभी हमारी बॉडी उसके अंदर अपने सेल्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करेगी। अगर हमारी कोई डेफिनेट बाउंड्री ही नहीं हुई, पड़ोसी हमारे घर में घुस रहा है, हम किसी और पड़ोसी के घर में घुस रहे हैं और इस हिसाब से मारकाट चल पड़ी, सबकी डेफिनेट बाउंड्री है, तभी तो पीस है, तभी तो शांति है, क्योंकि सबको पता है कि उनका दायरा क्या है। सिमिलरली आपकी बॉडी को भी पता होना चाहिए कि भाई मुझे इतना फैलना है, इसके अंदर अंदर मुझे सेल्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। अगर कोई बाउंड्री नहीं होगी तो आप तो कहीं भी, यहां से पता लगा चौथा हाथ निकल गया, तीसरा हाथ निकल गया, है ना। आपको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रो करना होता है एंड फॉर दैट एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स यू आउट। करेक्ट। ये कुछ जनरल बातें थी दोस्त, है ना। बहुत ज्यादा तूफानी बातें अभी हमने करी नहीं है, बहुत जनरल बेसिक बातें थी। देखो यहां पर हमने कुछ बातें सीख ली है, उनको मैं आपको बता देता हूं। रीजनरेशन कैपेसिटी जो है एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगी? हाईएस्ट होगी। अभी बात करके हटे हैं, अभी बात करके हटे हैं कि रीजनरेशन कैपेसिटी हाईएस्ट होगी एपिथेलियल टिश्यू में, है ना। अगर आप देखो एपिथेलियल टिश्यू के नाम में कुछ छुपा हुआ है। एपिथेलियल टिश्यू के नाम का मतलब क्या है? देखिए, एपिथीलिया या एपिथीलियम। एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर, है ना, अबव या अपॉन। और थीलिया कम्स फ्रॉम अ वर्ड थीलियोस, जिसका मतलब है ग्रोथ, यानी किसी और टिश्यू के ऊपर ये ग्रो करेगा। कौन सा होगा वो टिश्यू? अभी मैंने बताया था। वो टिश्यू कौन सा होगा जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करेगा हमेशा? एपिथेलियल टिश्यू का साथी कौन है? राम लखन की जोड़ी किसकी है? एपिथेलियल टिश्यू के साथ कौन है हमेशा? कनेक्टिव टिश्यू है। तो इट ग्रोज अबव कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज। क्या लिखोगे आप? देयरफॉर इट ग्रोज अबव कनेक्टिव टिश्यू ऑलवेज। हमेशा आपका एपिथेलियल टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रो करेगा। दैट्स व्हाई हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? कनेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपके बाकी सारे टिश्यूज को। तो एपिथेलियम को तो ये टिश्यू सपोर्ट कर ही रहा होगा फॉर श्योर। अगला पॉइंट देखिए, टर्म एपिथेलियम वाज गिवन बाय, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था क्या? रुइश, है ना। याद नहीं करना है, लिख लो बस। रुइश नाम के साइंटिस्ट ने एपिथेलियल टिश्यू शब्द को पहली बार दिया था, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, फंक्शंस क्या थे? फंक्शन हमने जस्ट अभी अभी देखे, 2 ही फंक्शन है। मेक्स, या तो आपकी बॉडी का आउटर कवर या इनर ऑर्गन्स की लाइनिंग। मेक कवरिंग और लाइनिंग, है ना। कवरिंग किसकी बनाएगा? भाई बॉडी की कवरिंग बनाएगा, बाहर वाली कवरिंग बनाएगा, कवरिंग ऑफ बॉडी। और लाइनिंग किसकी बनाएगा? इंटरनल ऑर्गन्स की, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स की। जैसे कि आपका स्टमक है, इंटेस्टाइन है, आपकी ट्यूब्स हैं, आपकी वेसल्स हैं, जैसे कि आपकी ब्लड वेसल्स है, उनकी इंटरनल लाइनिंग भी कौन बनाएगा? आपका यहां पर एपिथेलियल टिश्यू बना रहा होगा। जैसे मैंने बताया आपकी ब्लड वेसल है, उसके अंदर भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस ब्लड के कांटेक्ट में हमेशा कौन रहता है? या तो आपका एनवायरमेंट के कांटेक्ट में, या फिर ब्लड के कांटेक्ट में, फूड के कांटेक्ट में, वाटर के कांटेक्ट में कौन रहता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका फ्री सरफेस रहता है एक। दैट्स व्हाई इंटरनल ऑर्गन्स, ट्यूब्स, डक्ट्स, वेसल्स, इनमें आपका क्या पाया जाएगा? एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। इट इज एवास्कुलर इन नेचर। ए का मतलब क्या रहता है? ए का मतलब रहता है एब्सेंट। और वस्कुलर का मतलब क्या रहता है? वस्कुलैरिटी का मतलब यहां पर है ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। यानी आपका ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, नो ब्लड सप्लाई
फाउंड, नो ब्लड सप्लाई फाउंड, नो ब्लड सप्लाई फाउंड। क्यों सर? आराम से सुनने की कोशिश करिएगा मेरे भाई, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, आराम से सुनने की कोशिश करिएगा। मैं आपका एपिथेलियल टिश्यू आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, ये आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो है ना, ये बहुत ही पास पास पाए जाते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं, ये बहुत पास पास पाए जाते हैं। और अगर ये पास पास पाए जा रहे हैं तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है ना, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। ये आपके एकदम टाइटली पैक्ड हैं, ये आपके एकदम टाइटली पैक्ड हैं, ये आपके एकदम टाइटली पैक्ड है ना। यहां पर न्यूक्लियस बना दो आप इन सेल्स का, ये आपके एकदम टाइटली पैक्ड है। न्यूक्लियस थोड़ा नीचे की साइड बनाना, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये है आपका एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल का है न्यूक्लियस, ठीक है। यहां पर ये जो सेल्स हैं, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है ना। तो आप क्या कह सकते हैं? लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। अगर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है तो क्या ब्लड वेसल्स को घुसने की जगह मिलेगी? अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, अगर दो चीजों के बीच में स्पेस नहीं है, ये मेरे हाथ मैंने बहुत डेंस तरीके से चिपका लिए हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चिपका लिए हैं, फेविकोल का जोड़ बना दिया है इनके बीच में, तो क्या इनके बीच में किसी चीज के घुसने की जगह है? नहीं, टाइट है, ये एकदम पैक्ड है। तो यहां पर बहुत छोटा या बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस है, तो यहां क्या ब्लड वेसल्स की जगह है? नहीं। देयरफॉर नो स्पेस फॉर ब्लड वेसल्स टू पेनिट्रेट। कोई यहां पर ब्लड वेसल्स के घुसने का स्पेस नहीं है, तो ब्लड वेसल नहीं घुस पाई। अब ब्लड वेसल ही नहीं घुस पाई तो ब्लड कहां से आएगा? देयरफॉर नो ब्लड सप्लाई, नो ब्लड सप्लाई, खूनी सप्लाई नहीं है यहां पर, खून का पाइप नहीं लगा हुआ है। देयरफॉर नो ब्लड सप्लाई, देयरफॉर हम इसको क्या कह रहे थे? ए वस्कुलर कह रहे थे। तो आपका यहां पर क्या है? ये ए वस्कुलर है। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि भैया यहां पर ब्लड सप्लाई तो नहीं है, पर क्या यहां पर नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगी? तो आपको बोलना है यस सर, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होगी। नर्व्स आर वेरी थिन, तो नर्व सप्लाई यहां तक आ सकती है। नोट, यहां पर नर्व सप्लाई पाई जा सकती है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट, नर्व सप्लाई प्रेजेंट, नर्व सप्लाई यहां पर प्रेजेंट है। इस बात को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लड सप्लाई जो ब्लड लेकर के आती है, जो खून लेकर के आती है, लेकिन नर्व सप्लाई आपका जो सिग्नल्स लेकर के आती है, इंस्ट्रक्शंस लेकर के आती है। भाई मैंने अपने स्किन के ऊपर यह पेन चुभाया तो मुझे पता लगा कि मुझे दर्द हो रहा है। कैसे पता लगा? मैंने जब पेन स्किन पे चुभाया तो इट इज अ टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। मेरी स्किन ने सेंस कर लिया। किसकी मदद से सेंस किया? नर्व्स की मदद से ही तो सेंस किया। These are called as sensory nerves. सेंसरी नर्व्स की मदद से इन्होंने सिग्नल ब्रेन को भेजा कि भैया कुछ तो है जो चुभ रहा है। ब्रेन ने कहा जो चुभ रहा है उससे दूर चले जाओ, और आपका मोटर सिग्नल आया, काम करने वाला सिग्नल आया, और हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यानी यहां पर सेंस तो हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं है। स्किन की ऊपर की लेयर को आप निकाल सकते हो, उसमें आपको ब्लड देखने को नहीं मिलेगा। कई बार खाल सूख जाती है ना, तो आप निकाल देते हो, तो उस टाइम पे आपका ब्लड नहीं निकलता। थोड़ा सा नीचे अगर देखोगे तब आपका ब्लड निकलना शुरू होता है। एक बहुत पतली सी लेयर है जिसमें ब्लड नहीं है, उसके नीचे आपका ब्लड शुरू हो जाता है, राइट। तो यहां पर नर्व सप्लाई होगी पर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। यह है आपका क्या? एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, बहुत प्यार से सुनना। कई बच्चे कल कह रहे थे कमेंट में कि लिखने का टाइम नहीं मिलता। जब मैं आपको इलेबोरेट करवा रहा हूं सारी चीज, तो आप आराम से बैठ के लिख लिया कीजिए। मैंने आपको बताया कि 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? या तो मेरी बॉडी का ओवरऑल कवर बनाएगा या मेरे इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएगा।
मेरी बॉडी में जो पतली पतली ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल है, लिम्फ वेसल है, अलग अलग आपके ऑर्गन्स के डक्ट हैं, है ना, पतली पतली कई सारी ट्यूब्स हैं, कई बड़े ऑर्गन्स हैं, इन सब की अंदर की लाइनिंग कौन बना रहा होगा? आपका एपिथेलियल टिश्यू बना रहा होगा। तो या तो मेरी बॉडी का कवर बनाएगा या मेरे ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएगा, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के कांटेक्ट में रहेगा, या तो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहेगा। मेरे इंटरनल ऑर्गन की मैं बात करूं तो ये फूड के, वाटर के या किसी ना किसी केमिकल के कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि इनके पास है फ्री सरफेस। कनेक्टिव टिश्यू बाकी 3 टिश्यूज को सपोर्ट और कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करता है, और न्यूरल टिश्यू आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, बॉडी को नियंत्रण में रखता है, इनको कमांड देता रहता है। अब मैंने आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू इज द फर्स्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान आपका जो टिश्यू बनता है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। उसके जस्ट बाद बाकी टिश्यू बनना शुरू होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की बाउंड्री डिफाइन होना बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी की बाउंड्री डिफाइन करता है एपिथेलियल टिश्यू कि आपको कितना ग्रो करना है। देन रीजनरेशन की कैपेसिटी भी इसमें सबसे ज्यादा है, जो कि बहुत बेसिक पॉइंट है। स्किन पे कोई आपका घाव लग गया है, थोड़े दिन में ही फटाफट हील कर जाता है, तो सबसे हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन आपकी किसमें है? आपके एपिथेलियल टिश्यू में। आपका पेट जो है, कई बार समझ लीजिए उसमें एसिड ज्यादा हो गया, आपकी लाइनिंग जो है उसको नहीं बचा पाई, तो भी आपका क्या हो जाएगा? वो लाइनिंग अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट करती है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि आपके पेट की जो लाइनिंग है ये हफ्ते में 2 बार चेंज होती है, यानी एवरेज 3 से 4 दिन में पेट की लाइनिंग अपने आप को बदलती है, नए सेल्स लेकर आती है, जिससे कि पेट को एसिड से कंटिन्यूअसली बचाया जा सके। इतनी ज्यादा रीजनरेशन यहां पर होती है, तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी इज फाउंड। करेक्ट, ये हम लोगों ने देखा। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी है, बॉडी की कवरिंग या लाइनिंग ये बनाती है। टर्म आपके एपिथेलियल टिश्यू रुश साहब ने दी, और ये किसी और टिश्यू पे ग्रो करती है। वो टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। राम लखन की जोड़ी है, जहां एपिथेलियल उसके नीचे कनेक्टिव, हमेशा याद रखना। और यहां पर हमने एक बात पढ़ी कि ये जो टिश्यू है ये एवस्कुलर है, यानी यहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच सकती। ये सेल्स इतने टाइटली पैक्ड हैं कि इनके बीच में ब्लड वेसल घुसाने की जगह नहीं बची है, लेकिन नर्व्स बहुत पतली हैं, तो नर्व्स यहां पहुंच जाती हैं। कोई आपसे पूछे एपिथेलियल टिश्यू में क्या ब्लड सप्लाई है? नहीं है सर। क्या नर्व सप्लाई है? है सर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। करेक्ट। चलो भाई, यहां तक क्लैरिटी है? एक बार तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज फटाफट मुझे बता दीजिए, क्या यहां तक हर मेरे भाई को, मेरी बहन को क्लैरिटी है हमने जो भी पढ़ा है? प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट, हाँ भाई। माइनस एंटी मतलब एब्सेंट। ये मैं पर्टिकुलरली लिखता हूं, तो थोड़े दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। आप कहोगे तो मैं पूरा प्रेजेंट लिख दूंगा, है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी पढ़ाएंगे भाई, जस्ट अगला टॉपिक बेसमेंट मेम्ब्रेन ही है। सब पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि आपका कोई टॉपिक छूट जाएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपकी सोच से ज्यादा ही कंटेंट मिलेगा, अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। सारी चीजें डिटेल में चलेंगी। अभी देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन कितनी डिटेल में कवर होती है, आराम से देखना, ठीक है। चलो, क्लैरिटी है यहां तक? बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, अब मैंने आपको बताया था एक बात जो कि हम रिलेट कर पा रहे होंगे अब, कि भैया एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू की जोड़ी राम लखन की जोड़ी है, साथ साथ पाए जाते हैं। तो इस एपिथेलियल टिश्यू और इस कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम एक लेयर करती है, इसको क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मतलब आप किसी बिल्डिंग में अगर रहते हैं तो उसके सबसे नीचे जो गाड़ी खड़े करने वाला स्पेस होता है ना, उसको बेसमेंट कहते हैं। बेसमेंट मतलब सबसे बेस पे जो चीज पाई जा रही है, दैट इज बेसमेंट। अंडरग्राउंड जो चीज है दैट इज बेसमेंट। तो यहां पर हम क्या करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेते हैं और उसके बारे में कई बातें जान लेते हैं। देखिए भैया, यहां पर आपको 2 डब्बे बनाने हैं। यहां पर आपको 2 डब्बे बनाने हैं, ठीक है। यहां पर आपको 2 डब्बे बनाने हैं भाई। ये जो 2 डब्बे हैं ये आपके क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के डब्बे हैं। ये पूरी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे सर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स। अभी जो हमने बनाए थे वही एपिथेलियल टिश्यू के सेल। इनमें बहुत कम आपका इंटरसेलुलर स्पेस होगा, टाइटली ये पैक्ड होंगे। तो टाइटली पैक्ड आपको यहां पर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बना लेने हैं। टाइटली आपको यहां पर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बना लेने हैं, ठीक है। ये हमने क्या बनाया? एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बना लिए।
है ना, यहां पर हम न्यूक्लियस बना देते हैं, यहां पर हम न्यूक्लियस बना देते हैं। ये है एपिथेलियल टिश्यू, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके नीचे क्या पाया जाएगा मेरे भाई? इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कनेक्टिव टिश्यू आपका यहां पर बना देते हैं, ठीक है। इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, लेबलिंग कर ले, कर लीजिए सर। इसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको क्या बोला? ये है एपिथेलियल टिश्यू का सेल, तो इसको मैं कह रहा हूं एपिथेलियल सेल, है ना, एपिथेलियल सेल। ये जो आपका पूरा का पूरा मामला है, दिस इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी दो अलग अलग लेयर पाई जाती हैं, है ना। एक आपकी क्या कहलाती है? जस्ट एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे जो है इट इज कॉल्ड एज बेसल लमाइना। लमाइना का मतलब होता है लेयर, तो जस्ट बेस पे पाई जा रही है बेसल लमाइना, उसके जस्ट नीचे पाई जाएगी आपकी रेटिकुलर लमाइना, रेटिकुलर लमाइना, ठीक है। और इन दोनों के दोनों लेयर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? दिस इज कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके नीचे क्या है? ये आपका कनेक्टिव टिश्यू। किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है दोस्त ये? सर ब्लड वेसल लग रही है, एकदम सही बात है ना। किस प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है? ब्लड वेसल लग रही है। अब मैंने आपको कहा मेरे दोस्त, आराम से समझने की कोशिश करना, अब मैंने आपको कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके बीच में तो ब्लड वेसल्स जा नहीं सकती, क्योंकि यहां पर बहुत टाइट पैकेजिंग कर रखी है। लेकिन ब्लड की जरूरत तो आपके हर ऑर्गन को है, हर बॉडी पार्ट को है। तो इस तक आपके न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचते हैं? इस तक आपकी ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? आपकी डिफ्यूजन से, है ना। यहां पर आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसको कुछ सामान भेजना होगा, तो डिफ्यूजन से आपका एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंच जाएगा, है ना। डिफ्यूजन से आपका कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंच जाएगा। यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से देखनी है ना। तो इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब यह है कि न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कैन रीच एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू मतलब ईटी, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कैन रीच एपिथेलियल टिश्यू वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब चीजों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना। ब्लड में आपका लबालब न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, ये आप कहां तक पहुंचा दोगे? डिफ्यूजन से एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंचा दोगे, करेक्ट। आराम से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स। ब्लड वेसल खुद नहीं घुस रही तो क्या सामान को तो पहुंचा सकती है। अब भैया एक गली है जो बहुत छोटी सी है, और आपने मंगवाया है नया नया फ्रिज, गर्मी से राहत पाने के लिए फ्रिज और एसी आपने मंगाया है, लेकिन आपकी घर की गली बहुत छोटी है जिसमें आपका गाड़ी घुस नहीं सकती। लेकिन भैया गाड़ी गली के बाहर तक आ गई है, फ्रिज और एसी तो लेकर आ सकते हो ना, कोई लोग उठा करके, है ना। एसी एक जने ने सिर पे रख लिया और आपका फ्रिज दो जनों ने उठा करके गली के अंदर घुसा लिया। यानी गाड़ी पर्सनली चाहे आपके घर तक ना आई हो, लेकिन सामान तो आपके घर पहुंच गया ना। तो कोई ना कोई जुगाड़ हमेशा लगाया जाता है जिससे कि सामान अपनी निर्धारित प्लेस पर पहुंच सके। अब ये वाली जो आपका एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, इसमें एक पार्ट जो है वो तो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहेगा। इसको आप क्या कहेंगे? बेसल पार्ट कहेंगे। इसको आप क्या कहेंगे? बेसल पार्ट कहेंगे, बेसल पार्ट कहेंगे। और एक पार्ट हमेशा फ्री रहेगा, ये वो फ्री सरफेस है, ये वो फ्री पार्ट है, या ये वो एपिकल पार्ट है जो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहेगा, या जो खाने पीने के कांटेक्ट में रहेगा। यानी अगर आप हमारे पेट को देखें, या अगर आप लेट्स से हमारी फूड पाइप को देखें, लेट्स से दिस इज आवर फूड पाइप, लेट्स से दिस इज आवर फूड पाइप, तो एपिथेलियल टिश्यू की अरेंजमेंट क्या रहेगी भैया? सबसे नीचे आपका क्या आएगा? कनेक्टिव टिश्यू, सबसे नीचे आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद क्या आ जाएगी? आपकी बेसमेंट लेयर की मेम्ब्रेन, पिंक और ग्रीन। तो मैं इसको पिंक और ग्रीन ही बना देता हूं भैया। ये आपकी बेसमेंट की पहली लेयर है पिंक, ये आपकी उसकी बाद की लेयर है ग्रीन, और इसके ऊपर आपका क्या पाया जा रहा है? पिंक और ग्रीन लेयर बन चुकी है। जी सर, पिंक और ग्रीन लेयर बन चुकी है। अरे भाई साइड में बन जा थोड़ा। पिंक और ग्रीन लेयर बन चुकी है।
है ना। और इसके अंदर की साइड ये स्काई ब्लू कलर के क्या बन रहे हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बन रहे हैं। यही होगी ना अरेंजमेंट। अभी आपकी फूड पाइप है, आपने क्या खा लिया, आपने खाना खा लिया, आपने फूड खा लिया, तो फूड और वाटर के कांटेक्ट में कौन आया भैया जी, फूड और वाटर के कांटेक्ट में क्या आया, ये फ्री सरफेस आया ना, ये एपिकल सरफेस आया ना। ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, ये तो छुपा हुआ है, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। फूड जो है वो तो आपका इस फ्री सरफेस के कांटेक्ट में आया ना। यही तो हमारी बात हुई थी, हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ था। आपने कहा था कि हाँ सर, एपिथेलियल टिश्यू लाइनिंग और कवरिंग बनाती है, अगर ये लाइनिंग बना रही है तो इसका एपिकल पार्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है, और अगर ये लाइनिंग बना रही है अंदर के ऑर्गन्स की तो इसका एपिकल पार्ट फूड वाटर के कांटेक्ट में है। तो आ गया, तो दिस इज द एपिकल पार्ट, ये ऊपर वाला जो फ्री है, और ये है आपका अंदर वाला पार्ट जो कि फ्री नहीं है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है। करेक्ट, यस यस सर, एकदम सही बात है। अब देखिए मेरे भाई, यहां पर ये जो साइड वाली लेयर्स है ना, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ऊपर वाले को बोला अपर पार्ट, नीचे वाले को बोला लोअर पार्ट, तो ये जो आपका बीच में है इसको आप क्या बोलेंगे, लिटरल पार्ट बोलेंगे। लिटरल मतलब साइड में, लिटरल पार्ट, लिटरल पार्ट आपका साइड वाला कहलाता है। करेक्ट। अगर दिस इज माय बॉडी तो दिस इज माय अपर पार्ट, हेड, फुट जो है दैट इज लोअर पार्ट, और ये जो साइड में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कमरिया है भैया, ये है आपका लिटरल पार्ट। आगे वाला फ्रंटल पार्ट, पीछे वाला बैक पार्ट, साइड वाला लिटरल पार्ट है ना। जब आप चौड़े होते जाते हो तो आप कहते हैं कि आप लिटरली ग्रो कर रहे हैं, तो दिस इज द लिटरल पार्ट, अपर पार्ट, लोअर पार्ट, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी दो लेयर, बेसल पार्ट के साथ रिलेटेड है बेसल लमाइना, उसके नीचे रेटिकुलर लमाइना, देन आपका कनेक्टिव टिश्यू, राम लखन की जोड़ी पूरी हुई। यहां पर एक अच्छी चीज बताता हूं, अगर ये आपका बेसल पार्ट है ना, तो इसका नाम है बेसल लमाइना, क्योंकि बेसल पार्ट के साथ एसोसिएटेड है। रेटिकुलर लमाइना, रेटिकुलर का मतलब क्या होता है, आप अभी सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपने एक नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि उसका स्ट्रक्चर रेटिकुलर होता है, राइट। यानी यहां पे आपका थोड़ा सा वेवी स्ट्रक्चर होगा, यहां पर आपके फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं यहां पर क्या बना देता हूं, कई सारे फाइबर्स बना देता हूं, यहां पे मैं कई सारे फाइबर्स बना देता हूं। तो ये जो आपका रेटिकुलर लमाइना है, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की नीचे वाली पार्ट है, ये आपको बहुत स्ट्रेंथ वाली चाहिए, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, कनेक्टिव टिश्यू के साथ आपके एपिथेलियल टिश्यू को जोड़ सके। तो उसके लिए आपको फाइबर्स चाहिए, तो यहां आपके फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं। दिस इज रेटिकुलर लमाइना। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है। तो एक नेटवर्क, एक रेटिकुलर, एग्जैक्टली आपने सही बताया, रेटिकुलर का मतलब होता है नेटवर्क। तो यहां पर नेटवर्क किसका बनेगा, फाइबर्स का नेटवर्क आपका बनेगा, फाइबर्स का नेटवर्क आपका बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं, फटाफट पहले यह बताइए। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर हैं। एक बार आराम से नोट कर लीजिए, मैं आपको 20-25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए इस चीज को। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है भाई, एपिथेलियल टिश्यू है, इसके नीचे पाई जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे पाया जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। यानी कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को बीच में जोड़ कौन रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी दो लेयर्स हैं। कोई ऐसा पूछ ले ऐसी लेयर का नाम बताओ भाई जो कि एपिथेलियल टिश्यू की साइड है, तो इट इज बेसल लमाइना। ऐसी लेयर का नाम बताओ जो कनेक्टिव टिश्यू की साइड है, तो रेटिकुलर लमाइना। और इसी से हम एक और कॉन्सेप्ट निकालने वाले हैं, उसके लिए मैं इस स्लाइड को क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। तो डोंट वरी, ये स्लाइड एज इट इज है, हमने कॉपी करी है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, इन सारी चीजों को मिटा लेते हैं, है ना। इन सारी चीजों को हम लोग 1 मिनट के लिए मिटा लेते हैं। पिछली स्लाइड एज इट इज सेव हो गई है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपकी हम कुछ नई बातें करने वाले हैं, कुछ नई बातें करने वाले हैं। आप आराम से मुझे बताइए, देखकर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बेसल लमाइना है, बेसल लमाइना है, ये क्या आपके एपिथेलियल टिश्यू के ज्यादा पास है, और ये जो रेटिकुलर लमाइना है नीचे वाली, क्या एक कनेक्टिव टिश्यू के ज्यादा पास है। यस सर, एकदम सही बात है, ये हमें देख के ही पता लग रहा है, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं, राइट। कोई टेंशन इसमें हमें है नहीं, ये बात सर हम देख के ही बता सकते हैं। तो बेसल लमाइना इज क्लोज टू एपिथेलियल टिश्यू एंड इट इज रेटिकुलर लमाइना इज क्लोज टू कनेक्टिव टिश्यू। सिंपल सी बात ये है मेरे भाई,
सिंपल सी बात यह है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीज है। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू के ज्यादा पास है बेसल लमाइना, तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू के ज्यादा पास है रेटिकुलर लमाइना, तो आप क्या बोलोगे, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो जिसके पास उसको वो बनाएगा। एपिथेलियल टिश्यू के पास है बेसल लमाइना, तो एपिथेलियल टिश्यू बेसल लमाइना बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू के पास है रेटिकुलर लमाइना, तो कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलर लमाइना बनाएगा। बात खत्म, सिंपल सी बात है, राइट। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से देखिए। ये जो बेसल लमाइना है ये आपकी कैसी होगी, थोड़ी गिलगिली सी होगी, है ना। ये जो आपकी बेसल लमाइना है ये थोड़ी गिलगिली सी होगी, तो इट इज जेली लाइक इन नेचर, इट इज जेली लाइक इन नेचर। और क्यों है ये जेली लाइक नेचर में, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ, दो चीजों की ये बनती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो ग्लाइकोप्रोटीन, या आपका बन सकती है ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड, है ना, नाम से ही पता लग रहा है पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकेराइड का मतलब शुगर, और म्यूको का मतलब म्यूकस लाइक, म्यूकस है ना, नाक से बहता हुआ म्यूकस देखा होगा तुमने सर्दी में, है ना, चिपचिपा होता है, गिलगिला होता है, झूठ मत बोलना, कभी ना कभी हाथ लगाकर पक्का देखा होगा। जितना तुम शैतान हो मेरे भाई, तुमने पक्का ये कांड किया होगा, है ना, मैंने भी किया है बचपन में। तो यहां पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर बनती है, तो इट इज मोर जेल लाइक, क्योंकि इसमें क्या है, म्यूको है, म्यूकस है, म्यूकस है। लेकिन नीचे वाली जो है मेरे भाई रेटिकुलर लमाइना जो है, इसमें तो फाइबर्स का एक नेटवर्क है, फाइबर्स का एक जाल है, इसमें फाइबर का जो जाल है, इस जाल जाल में हम तुम करे धमाल। तो मेरे भाई ये जो रेटिकुलर लमाइना है इसमें फाइबर्स कौन कौन से हैं, इसमें हो सकते हैं आपके कोलेजन फाइबर्स, या कोई और रेटिकुलर फाइबर, कोई भी ऐसा फाइबर जो गुथ सके, है ना, नेटवर्क बना सके, ऐसे फाइबर यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कोलेजन फाइबर है, जो कोलेजन प्रोटीन है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल्स में। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में चलकर आप जब ये बात पढ़ रहे होंगे तो आपको और ज्यादा रिलेटेबल लग रही होगी, है ना। अमेजिंग फैक्ट में इसको मैं आपको बता सकता हूं अभी, कि दुनिया में सबसे ज्यादा अबंडेंट एनिमल प्रोटीन जो है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका कोलेजन प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ये आपका क्या है, कोलेजन है। मुझे क्या ये बता सकता है कोई कि प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन प्लांट वर्ल्ड में, प्लांट्स में, दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। कोलेजन के अलावा भाई, कोलेजन जो है इट्स एन एनिमल प्रोटीन, प्लांट में नहीं होता। प्लांट का नाम बताइए। राज पाठक कह रहे हैं रुबिस्को, बहुत बढ़िया भाई, सबसे पहले आपने जवाब दिया है, बहुत अच्छी चीज है। रुबिस्को जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अबंडेंट प्रोटीन है, पूरी दुनिया में भी वही है और प्लांट वर्ल्ड में भी वही है ना। एनिमल्स की अगर आप बात करें तो हमारे अंदर आपका कौन आता है, रुबिस्को की जगह कोलेजन आता है। ये याद रखना है कि क्वेश्चन एनिमल के लिए पूछा है या प्लांट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा, हमने नई बात क्या सीखी, हमने नई बात ये सीखी कि आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर जो एपिथेलियल टिश्यू के साथ कनेक्टेड है इसे कहा हमने बेसल लमाइना, और एपिथेलियल टिश्यू के साथ कनेक्टेड है तो इसको एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। दूसरी जो लेयर है इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलर लमाइना, जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ी हुई है तो इसको कनेक्टिव टिश्यू ही बनाता है। तो कोई पूछ ले कि बेसल लमाइना इज सिंथेसाइज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बोथ या नन, उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। आधी जो आपकी बेसल लमाइना है ये एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है ना, आधी जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सॉरी, और आधी जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है बची हुई उसको कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है। आधी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये बेसल लमाइना जो है एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है, आधी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है रेटिकुलर लमाइना जो है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है। तो इट इज बीन सिंथेसाइज्ड बाय बोथ। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा है, यहीं से आपका
खाना, पानी और न्यूट्रिशन इन सेल्स में जा सकता है। करेक्ट, डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ब्लड वेसल्स तो खुद पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू आपका ये माल यहां तक जा सकता है। करेक्ट, ये बात हमने सीखी। अब देखिए, जो बेसल लमाइना है ये ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है, केमिकल्स का बना है। ये जो आपका रेटिकुलर लमाइना है ये कोलेजन फाइबर का बना है। क्या यहां कोई भी सेल है? क्या इस बेसल लमाइना और रेटिकुलर लमाइना में कोई भी सेल पाया जा रहा है? भाई सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन है, आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, आपका कोलेजन फाइबर है, पर ये सेल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसेल्युलर इन नेचर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसेल्युलर। नो सेल्स इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल नहीं होता, इसलिए इसको एसेल्युलर कहा। देखो भैया, किस किस से बनी है आपकी पूरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको पता लग गया। ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, कोलेजन या रेटिकुलर फाइबर, इनमें कोई सेल है ही नहीं, तो इट इज एसेल्युलर इन नेचर। ये आपको साफ साफ पता लग गया। अब यहां पर नर्व्स बनानी चाहो पतली पतली तो बना सकते हो। नर्वस सप्लाई तो यहां पर हो ही सकती है, नर्वस सप्लाई यहां पर हो ही सकती है। कोई सिग्नल आ रहा है ना, यहां तक आपका कोई सिग्नल पहुंच रहा है, तो नर्वस सप्लाई आपकी हो सकती है यहां पर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया था ब्लड सप्लाई नहीं है एपिथेलियल टिश्यू में, लेकिन नर्व सप्लाई तो है, नर्व सप्लाई है। नर्व्स आर पतली पतली, दैट्स व्हाई दे आर घुसिंग इन द एपिथेलियल टिश्यू। इनके बीच में थोड़ा बहुत जो स्पेस है उससे ये घुस सकती हैं। तो नो ब्लड सप्लाई, ब्लड में जो कंटेंट था वो डायरेक्टली डिफ्यूज होकर एपिथेलियल टिश्यू तक जाता है, लेकिन नर्व सप्लाई है तो नर्व सप्लाई आपका डायरेक्टली आपकी स्किन तक नर्व इंपल्स भेज सकती है और आप चीजों को सेंस कर सकते हैं। सिंपल, सिंपल है भैया। यहां तक चीजों की क्लैरिटी है। एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन या लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए, फिर मैं यहां तक आपको एक बार दोबारा पढ़ाता हूं, एक बार एक्टिव रिकॉल कराता हूं, दोबारा यहां तक पढ़ाता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। डोंट वरी, पहली बार आप इतनी सारी टर्म सुन रहे होंगे, मैं जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार आपको पढ़वाना है मुझसे उतनी बार आप पढ़ा सकते हैं। बाकी बैच के बच्चे जानते हैं कि मैं चीजों को जब जरूरत होती है तो 5-5, 6-6 बार भी रिपीट करता हूं बच्चों के लिए। जब तक आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी हम आगे नहीं बढ़ने वाले, ये आपके भाई का वादा है। तो बेझिझक मुझे चैट सेक्शन में बता दिया कीजिए कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, यू वुड लाइक टू रिपीट दिस अप, तो मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार, बारिश हो चुकी है लाल कलर के दिलों की और तारा रारा की लत लग चुकी है अब आप लोगों को, तो अच्छी बात है। आओ भाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ लेते हैं, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको कहा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कनेक्टिव टिश्यू के बिना नहीं जी सकता, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के पास खुद की ब्लड सप्लाई तो है नहीं। दूसरे डायमेंशन में सोचने की कोशिश करिए भाई, एपिथेलियल टिश्यू में खुद तो ब्लड सप्लाई आ नहीं रही, खुद तो ब्लड वेसल घुस नहीं रही, तो इसको कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए जो इसको ब्लड सप्लाई दे सके, और ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप पढ़ेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स में कि ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो मेरे भाई ब्लड की जरूरत तो इसको है ही है, यानी कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत तो इसको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किसी ना किसी कनेक्टिव टिश्यू के साथ रहता है। अब ये एपिथेलियल टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू, इनको जोड़ने के लिए बीच में क्या चाहिए? बेसमेंट मेम्ब्रेन चाहिए, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है, एपिथेलियल टिश्यू के बेस पे ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के 2 लेयर हैं। ऊपर वाला पार्ट जो कि एपिथेलियल टिश्यू के साथ ज्यादा कनेक्शन में है, इसे कहा बेसल लमाइना, और नीचे वाला पार्ट जो कनेक्टिव टिश्यू के साथ ज्यादा कॉन्टैक्ट में है, इसे कहा रेटिकुलर लमाइना। बेसल लमाइना कौन बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू के साथ कनेक्शन में है तो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाएगा। और रेटिकुलर लमाइना कौन बनाएगा? ये आपका नीचे वाले कनेक्टिव टिश्यू के साथ अटैच है तो कनेक्टिव टिश्यू ही बनाएगा। तो कोई आपसे पूछ ले कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसने बनाई? आपके दोनों टिश्यूज ने बनाई। आधी ऊपर वाली एपिथेलियल टिश्यू ने बनाई, आधी नीचे वाली आपकी कनेक्टिव टिश्यू ने बनाई, दोनों ने मिलकर बनाई है। अब ये जो आपका बेसल लमाइना है ये किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। और आपका रेटिकुलर लमाइना है, इसमें आपके फाइबर देखने को मिल रहे हैं, तो ये किसका बना हुआ है? रेटिकुलर फाइबर या कोलेजन फाइबर का। यानी कि दोनों के दोनों ही लेयर्स में सेल्स नहीं है, सिर्फ आपके केमिकल्स हैं। यानी कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में ओवरऑल कोई सेल नहीं पाया जाता, तो इट इज एसेल्युलर इन नेचर, इसमें कोई भी सेल नहीं होता। यह सिर्फ आपके एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को जोड़ने का काम करती है।
ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन कराने का काम करती है। ये हम लोगों ने सीखा, इसके अलावा कोई बात आपको समझने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है भाई? एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक्स यहां पर खत्म होता है ना? सर म्यूको वाला पार्ट प्लीज बताइए। बिल्कुल बताते हैं दोस्त, म्यूको वाला पार्ट बिल्कुल बताते हैं। देखिए, जब भी आप बायोलॉजी को समझने की कोशिश करें, ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू द नेम। हमेशा नाम के अंदर घुसने की कोशिश करिए, चीजें आसान लगेंगी। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? अब आप सेल पढ़ रहे हैं, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ लिया होगा। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर। यह है शुगर। और प्रोटीन आपको पता है, अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोटीन के ऊपर जब शुगर लग जाए तो इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन, यानी शुगर और प्रोटीन का एक मिक्सचर है। कौन करता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन आपके सेल के अंदर, या ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन आपके सेल के अंदर? ग्लाइकोसाइलेशन का काम किसका है? जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, जी फॉर गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना के, लिपिड बना के कहां भेजता है? गोल्जी के पास भेजता है पैकेजिंग के लिए, और वहां पर उनके ऊपर क्या लग जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट लग जाते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का है। नीट में सवाल पूछा जाता है ये। तो या तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होंगे, ऐसे प्रोटीन जिनके ऊपर शुगर लगे हुए हैं, या फिर म्यूकोपॉलीसेक्राइड। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो मतलब वन, सेक्राइड का मतलब वही, सेक्राइड का मतलब होता है आपका ग्रीक में शुगर। बहुत सारे शुगर या बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट साथ जुड़े हुए हैं, और आपका यहां पर म्यूकस लाइक इनका स्ट्रक्चर हो गया है। म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर हो गया है, यानी चिपचिपा हो गया है। नाक से जो गोंद निकलती है भैया जी सर्दियों में, है ना, जो आइसक्रीम जम जाती है ना नाक में, दैट इज म्यूकस। और म्यूकस सिर्फ नाक में ही नहीं पाया जाता, अलग अलग जगह पाया जाता है। आपके पेट की लाइनिंग में पाया जाता है, जिससे कि ये आपके पेट को HCl के अटैक से बचा सके, है ना। आपके नाक में पाया जाता है, आपके अलग अलग जगह पर जहां पर भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। फीमेल में जो वजाइनल पार्ट है, सेक्सुअल पार्ट है, वहां पाया जाता है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो रफ ना हो जाए। जब पीनस एंटर करता है वजाइना में, वो बहुत रफ ना हो जाए, इसीलिए वजाइना जो है वो लुब्रिकेंट के तौर पे क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथ ये प्रोसेस हो जाए। तो आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर म्यूकस पाया जाता है। ये फॉरेन पैथोजन को भी ट्रैप कर लेता है। समझ लीजिए मैं जोर से सांस ले रहा हूं, है ना, आज इंटरनेशनल योगा डे है, समझ लो, जोर से योगा कर लिया एकदम, है ना, 3-4 बैक्टीरिया अंदर घुस गए, और अंदर घुस के मेरी जो ट्रैकियल लाइनिंग है उसको इरिटेट करने लगे। अब बैक्टीरिया है, दुष्ट है, छेड़खानी तो करेगा। तो मैंने क्या किया? ऐसे करके छींक मार के उसको म्यूकस में लपेट के अपने शरीर से बाहर फेंक दिया। तो जो म्यूकस है चिपचिपा होता है ना, दलदल में पैर धस जाता है बैक्टीरिया का। इस चिपचिपे म्यूकस में बैक्टीरिया फंस जाता है, और जैसे ही ये फंसता है इरिटेट करने लगता है हमको, हम छींक मार के उसको हमारे शरीर से बाहर भेज देते हैं। तो डिफेंस के लिए भी म्यूकस बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर आपके ये सेल्स अटैच हो रहे हैं, तो पैर इनका भी धस जाए, इसीलिए म्यूकस अवेलेबल है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड अवेलेबल है। पैर धस जाए बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और नीचे आपको चाहिए फाइबर्स, जिससे कि आपका बढ़िया कनेक्शन बन जाए कनेक्टिव टिश्यू के बीच में और रेटिकुलर लमाइना के बीच में, राइट। इसीलिए आपको ये चाहिए, राइट। बढ़िया, यहां तक क्लैरिटी है भाई? अब बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, यहां तक क्लैरिटी है? सारी चीजें एकदम क्लियर, ऑन टॉप? बढ़िया, ओके। पाइनस, अरे मेरे भाई इट्स पेनिस, लेकिन हम लोग पेनिस बोलते हैं। जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पीनस, और वो सही है। तो ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश ना करी जाए। पीनस भी बोलोगे, पेनिस भी बोलोगे, दोनों करेक्ट है ना। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्रिस्टल क्लियर, शाबाश, मजेदार। चलिए अब देखिए, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को अलग अलग प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। आराम से सुनिए, मैंने क्या कहा? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स। तो दो प्रकार के आपके एपिथेलियम हो सकती हैं, एपिथेलियल टिश्यू हो सकते हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा भैया जी? पहला आपका हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल मतलब
बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपका एक ही लेयर ऑफ सेल पाया जा रहा है, एक ही लेयर ऑफ सेल पाया जा रहा है। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक ही लेयर ऑफ सेल पाया जा रहा है। इसे हम लोगों ने क्या कह दिया? इसे हम लोगों ने कह दिया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या हो गया भैया? ओनली वन या सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। करेक्ट, सिंगल लेयर का आपका दिखाई दे रहा है सारा का सारा सामान यहां पर, एकदम करेक्ट है। इसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अगर यहां पर सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, आराम से सोच के देखिए, सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, तो ओवरऑल मोटाई जो है एपिथेलियल टिश्यू की क्या है? बहुत पतली होगी। ओवरऑल जो आपकी मोटाई है एपिथेलियल टिश्यू की वो पतली होगी, है ना। अगर आप देखें यहां पर कंपाउंड एपिथेलियम को, तो कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल आपके लेयर्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका एक लेयर ये हो गया, है ना, है ना, एक लेयर आपका ये हो गया। इसके ऊपर अगर आप देखें तो दूसरा लेयर आपका ये हो गया, है ना। इसके ऊपर आप देखें तो तीसरा लेयर आपका ये हो गया। तो यहां पर क्या हुए? मल्टीपल लेयर्स हो गए ना। यहां पर क्या हुए? मल्टीपल लेयर्स हो गए। दोनों में से मोटाई किसकी ज्यादा है बताइए? कंपाउंड की या सिंपल की? आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, देख के बताइए भाई। ये है आपकी सिंपल एपिथेलियम, ये है आपकी कंपाउंड एपिथेलियम। मुझे बस ये बता दीजिए दोनों में से मोटाई किसकी ज्यादा है? दोनों में से मोटाई किसकी ज्यादा है? दोनों में से मोटाई किसकी ज्यादा है? मुझे ये बता दीजिए। देख के बता पाओगे? कोई रॉकेट साइंस का सवाल तो पूछा नहीं है ना। आराम से बता देंगे सर। यहां पर दोनों में से मोटाई किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली कंपाउंड एपिथेलियम की। कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टी लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर आपकी मोटाई ज्यादा मिलेगी, है ना। तो दिस इज हैविंग सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंड यहां पर क्या है? मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, या मल्टीपल लेयर्स लिख लो, एक ही बात है। मोर देन वन लिख लिया तो भी ठीक है। मल्टीपल या मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब यहां पर देखिए सिंगल लेयर है, यहां पर बहुत सारे लेयर हैं। तो ये जो आपका सबसे नीचे वाला लेयर है इसको क्या कहते हैं? बॉटम लेयर। सबसे नीचे जो चीज पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? बॉटम पे पाई जाती है, तो इट इज बॉटम लेयर। ये जो आपका टॉप पे पाया जा रहा है, मैं नाम से ही बोल रहा हूं, टॉप पे पाया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? टॉप लेयर कहेंगे। और ये जो आपके बीच की लेयर्स हैं इन्हें क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट लेयर्स। इंटरमीडिएट लेयर इनको कहा जाएगा। इंटरमीडिएट लेयर्स कहा जाएगा। मल्टीपल लेयर्स हैं तो आपका टॉप लेयर, बॉटम लेयर, इंटरमीडिएट लेयर यहां पर पाई जाएगी। यहां पर अगर आप देखें तो पतली सी आपकी एपिथेलियम टिश्यू है, तो आप क्या कहेंगे? थिन एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि यहां पर एक ही लेयर ऑफ सेल पाई जा रही है, तो इट इज थिन इन नेचर। ये क्या है आपका? थिक है, इसकी थिकनेस ज्यादा है, इसकी थिकनेस ज्यादा है। मल्टीपल लेयर्स है तो इसकी मोटाई ज्यादा है, इसकी मोटाई ज्यादा है। अगर इसकी मोटाई ज्यादा है, किसी चीज की मोटाई ज्यादा है, तो बढ़िया कवर बन पाएगा। समझ लीजिए मैं युद्ध में जा रहा हूं, ठीक है, मैं युद्ध में जा रहा हूं। एक तरफ तो मैं ये पेपर लगा के जाऊं कि हाँ अब दुश्मन का कोई तीर मुझे नहीं मार पाएगा क्योंकि मैंने लगा लिया है कागज, है ना। भाई दुश्मन पहली बात तो हंस हंस के ही मर जाएगा, और अगर जिंदा बचा तो तीर आकर के ना मेरी नाक में घुसा देगा, है ना, क्योंकि मजाक हो जाएगा युद्ध नीति के साथ कि भाई एक तरफ लोग ढाल पहन के आए हैं और मैं एक कागज लपेट के चला गया। भाई ये कागज इतना पतला है, इतना नॉन रेजिस्टेंट है कि ये मुझे बचा ही नहीं पाएगा।
लेकिन अगर इसी की जगह मैं एक स्ट्रॉन्ग ढाल, मोटी ढाल पहन के जाऊं तो मेरी रक्षा हो सकती है। यानी व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन, मुझे मोटी लेयर की जरूरत है या पतली लेयर की? सर मोटी लेयर की जरूरत है, तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो ये जो थिकनेस इसकी बहुत ज्यादा है, इट्स वर्क, इट्स फंक्शन इज इन प्रोटेक्शन। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन में है। फंक्शन क्या है इसका? प्रोटेक्शन में है। जबकि मेरे भाई यहां पर ये जो थिन लेयर है, इसका काम क्या होगा? अगर मुझे सामान को, किसी भी मटेरियल को डिफ्यूज कराना है, तो मैं पतली लेयर चाहूंगा या मोटी लेयर चाहूंगा? डिफ्यूज। सामान एक पतली सी मेम्ब्रेन हो जिससे बाहर निकल जाए फटाफट। बहुत पतला कवर है तो फटाफट चीजें बाहर निकल जाएंगी, डिफ्यूजन हो जाएगा बहुत आसानी से, मटेरियल्स का एक्सचेंज हो जाएगा बहुत आसानी से। किसी चीज को मुझे सेल के बाहर भेजना है, सिक्रीट करना है, किसी चीज को मुझे एब्सॉर्ब करना है, सेल के अंदर बुलाना है, तो आपका कवर पतला होना चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा भैया जी? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? किसी चीज को सेल के बाहर भेजना है, सिक्रीशन। किसी चीज को सेल के अंदर बुलाना है, एब्सॉर्ब करना है, एब्सॉर्प्शन। किसी चीज का आदान प्रदान करना है, एक्सचेंज। राइट? किसी चीज को डिफ्यूजन से अंदर बाहर करना है, डिफ्यूजन। किसी चीज को फिल्टर करना है, फिल्टरेशन। और अगर आप एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर भेज रहे हो, बाहर सिक्रीट कर रहे हो, तो इसे एक्सक्रीशन भी कह लो, एक ही बात है। डिपेंड करता है ना आप कौन सा मटेरियल बाहर भेज रहे हो। अगर आप एक्सक्रीटरी मटेरियल सिक्रीट कर रहे हो, बाहर भेज रहे हो, तो इट इज एक्सक्रीशन। तो ये सारे के सारे काम जो कि पतली मेम्ब्रेन से हो सकते हैं, उनको कौन कर रहा होगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और ऐसे सारे काम जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि आपको बचा रहे होंगे, यहां पर कौन सी एपिथेलियम पाई जाएगी? सिंपल या कंपाउंड? बताइए। स्किन जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, स्किन जो मुझे एक्सटर्नल पैथोजन से बचा रही है, यहां पर बताइए कौन सी एपिथेलियल टिश्यू पाई जानी चाहिए? लॉजिकली सोचो, कौन सी टिश्यू यहां पर पाई जानी चाहिए? सिंपल या कंपाउंड? सिंपल या कंपाउंड? अगर मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है तो सिंपल टिश्यू मुझे चाहिए या कंपाउंड टिश्यू मुझे चाहिए? कंपाउंड चाहिए। सभी लोग सही कह रहे हैं, कंपाउंड चाहिए। एकदम सही बात है, कंपाउंड चाहिए। सिंपल से काम चलेगा ही नहीं। यहां पर पतली सी लेयर लगा ली, बैक्टीरिया आपके अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि पतली लेयर लगा ली, डिफ्यूजन बाउंड्री अगर लगा ली, तो कोई भी मटेरियल डिफ्यूज कर जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन समझ लीजिए, मैं बात करूं अपनी ब्लड वेसल की, तो ब्लड वेसल क्या करता है? अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर के वहां ऑक्सीजन छोड़ता है। इसको ऑक्सीजन बाहर भी निकालना है, अपने अंदर CO2 उठाता है, अलग अलग ऑर्गन से कचरा पानी उठाता है, इसको CO2 उठाना है, एक्सक्रीटरी मटेरियल उठाना है, अलग अलग सेल्स को न्यूट्रिशन देना है, ऑक्सीजन देना है। तो लेन देन का काम यहां पर बहुत ज्यादा चलता रहता है। तो इसे बहुत ज्यादा एक्सचेंज करना है, इसे चीजों का डिफ्यूजन करना है। तो अल्टीमेटली ब्लड वेसल में क्या पाया जाना चाहिए? कंपाउंड या सिंपल एपिथेलियम? सर सिंपल एपिथेलियम। जैसा काम उसी प्रकार का टिश्यू आपके काम आएगा, जैसा आपको फंक्शन कराना है उसी प्रकार का टिश्यू आपके काम आएगा। सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट भी सिंपल है और ये सारी की सारी चीजें भी बहुत बहुत सिंपल हैं, जो कि आपने अभी यहां पर देखी। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको सिंपल एपिथेलियल को और बेहतर तरीके से पढ़ना है। कंपाउंड एपिथेलियम को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। आज हमारा जो मकसद है वो ये है कि सिंपल एपिथेलियम के हम अलग अलग टाइप्स देख लें। ठीक है, तो अब हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी अलग अलग प्रकार से डिवाइड करेंगे। अब ये जो भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होंगे उनमें एक लेयर ऑफ सेल है, ये पक्की बात है, लेकिन उन सेल्स की शेप क्या है ये हमको देखना है। वो सेल्स क्या लंबे लंबे हैं? अब ये एक ही लेयर है, इसमें क्या आपके लंबे लंबे सेल हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस पे क्या एक बहुत लंबा सेल है? इस पे क्या एक डब्बे जैसा सेल है? इस पे क्या एकदम पतला सा सेल है? इस बेसिस पे किस प्रकार के सेल्स की सिंगल लेयर बन रही है, इस बेसिस पे हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड करते हैं। तो हमको यहां पर पढ़ना है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को किस चीज के बेसिस पे डिवाइड किया? कि यहां पर सेल्स की शेप क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल्स। सेल्स के शेप के बेसिस पे हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को 3 प्रकार के टिश्यूज में डिवाइड कर दिया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलमनार, है ना। यहां पर देखिए, स्क्वैमस का मतलब क्या होता है? स्क्वैमस का मतलब क्या होता है? स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट, टाइल लाइक। टाइल देखिए हैं,
सेम वैसा ही, टाइल लाइक, फ्लैट टाइल जैसा, यानी पतले पतले सेल्स होंगे यहां पर, कोई मोटे सेल्स नहीं होंगे, बहुत पतले पतले सेल्स जो टाइल्स की तरह अरेंज होंगे। आपके घर में टाइल्स लगी हुई होंगी, आपने देखा होगा कि आपके घर में जो टाइल्स लगी हुई हैं, ये लेट्स से आपका फर्श है, ये आपका फर्श है, तो यहां पर आपकी एक ये टाइल है और ये टाइल है, 4 टाइल्स है, एक ये टाइल, इसी के जस्ट साथ में अटैच कर दी है ये टाइल, इसी के जस्ट साथ में अटैच कर दी है ये टाइल, इसी के जस्ट साथ में अटैच कर दी है ये टाइल, है ना। तो इन टाइल्स के बीच में ना मसाला भर दिया जाता है जिसको ग्राउट कहते हैं, व्हाइट कलर का मसाला होगा, नीचे फर्श पे देखोगे तो पता लगेगा। तो यहां पर ये जो मसाला है ना, इस वजह से इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचता, बिल्कुल भी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचता, है ना। तो आप कहेंगे नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटर सेलुलर स्पेस। ये तो मैं ऊपर से देख रहा हूं टाइल्स को, मैं फर्श को नीचे से फर्श को देख रहा हूं, जब मैं ऊपर से तो मुझे टाइल्स दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अगर इनकी मोटाई देखूं तो एक्चुअल में क्या है खेल, एक्चुअल में खेल ये है। अगर मैं टाइल्स को देखूं तो एक टाइल ऐसे लगी हुई है, इसके बगल में एक टाइल ऐसे लगी हुई है, एक्चुअल में ये है ना। स्क्वैमस का असली मतलब ये है फ्लैट टाइल लाइक सेल्स, इस प्रकार के आपकी सेल्स है, पतली पतली सेल्स है टाइल जैसी, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ये भी बहुत पतला सा है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ये भी पतला सा है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप लिखेंगे फ्लैट सेल्स एंड यहां पर है फ्लैट न्यूक्लियस, पतला सा ही आपका न्यूक्लियस होता है। सेल ही आपका ऐसे पिचका हुआ है तो उसका न्यूक्लियस भी थोड़ा सा पिचक जाता है, दब जाता है। फ्लैट सेल्स और फ्लैट न्यूक्लियस होगा, फ्लैट सेल को कहते हैं टाइल लाइक सेल, टाइल जैसा सेल है। और इस टाइल जैसे सेल को हम साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, पेवमेंट। इस टाइल को हम लोग साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, पेवमेंट। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। कोई पूछे पेवमेंट एपिथेलियम क्या होती है, आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि उसमें पतले पतले टाइल जैसे सेल होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए यार, एक तो आपकी 2 टाइल्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, ये एक टाइल है, ये एक टाइल है, इनको मैं ऐसे अरेंज कर दूं, दिस इज ऑप्शन ए। आराम से सोचेगा, दिस इज ऑप्शन ए, 2 टाइल्स हैं, इनको मैं ऐसे अरेंज कर दूं, अब जाकर के इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, या मैं इन 2 टाइल्स को ऐसे अरेंज कर दूं तब जाकर के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। बताइए कौन से केस में आपकी दोनों टाइल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बढ़िया तरीके से कनेक्टेड होंगी। ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है। दोनों में से किस तरीके से आपकी टाइल्स बेटर वे में अरेंज होंगी। भाई अगर ऐसे टाइल्स हैं तो कोई ऊपर से आकर के हाथ पे थपकी मार देगा, फटाफट से अलग हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे इन टाइल्स को तो कोई ऊपर से आपके थपकी भी मारेगा तो भी ये टाइल्स आपकी नहीं हिल रही हैं। अब ये जो आपके पतले पतले सेल्स हैं, इनकी पहले ही थिकनेस इतनी कम है ना, इनको साथ साथ बढ़िया तरीके से जुड़ के रहना है, बहुत मस्त तरीके से इनको जुड़ के रहना है। तो ये नॉर्मली एक साथ ऐसे ऐसे नहीं लग जाती, इनकी बाउंड्रीज में इररेगुलरिटीज आ जाती हैं, इनकी एकदम प्लेन बाउंड्रीज नहीं रहती, इनमें इररेगुलरिटीज आ जाती हैं और ये आपस में बाइंड कर जाती हैं, ऐसे फंस जाती हैं एक दूसरे के साथ। तो कोई आपको पूछे कि इनकी बाउंड्री कैसी होती है तो आपको कहना है इररेगुलर बाउंड्री होती है। इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो टाइल लाइक तो होती है पतली पतली, पर इनमें इस प्रकार की इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, है ना, इररेगुलर बाउंड्री होती है। यहां पे इस तरीके से मस्त तरीके से बाइंड हो जाती है ना, इररेगुलर बाउंड्रीज होती हैं। करेक्ट। ये है आपके फ्लैटेंड न्यूक्लियस, पतले पतले फ्लैट न्यूक्लियस। और ये है आपका क्या, ये है भैया आपकी इररेगुलर बाउंड्रीज, इररेगुलर बाउंड्रीज। इररेगुलर बाउंड्रीज वाली सेल बढ़िया ग्रिप बना पाती हैं आपस में, देयरफॉर गुड बॉन्डिंग, देयरफॉर गुड बॉन्डिंग।
आपस में फंस जाती हैं तो अच्छी बॉन्डिंग कर पाती हैं, इसीलिए सेल्स आपस में बढ़िया तरीके से जुड़ जाते हैं, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचता। अगर ये नॉर्मली ऐसे अरेंज होते तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो सकते थे, तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आ जाता और इनका काम ठीक से नहीं हो पाता। भाई आपका अगर एक बाउंड्री लाइन आपने बनाई है, वो बाउंड्री लाइन ही टूट जाए, उसके बीच में स्पेस आ जाए, तो बाहर का कोई भी मटेरियल एंटर कर जाएगा अंदर। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि बाहर का कोई भी मटेरियल मुंह उठा के आ जाए या अपना मटेरियल बाहर निकल जाए। अपने को टाइट रखना है इन सेल्स को, है ना। सिर्फ अपनी मर्जी से ही कोई चीज अंदर आ पाए, सिर्फ अपनी मर्जी से ही कोई चीज बाहर जा पाए, तो अपने को इन सेल्स को टाइट रखना है। तो ऐसे हमने बाइंड कराया इर्रेगुलर बाउंड्रीज के थ्रू। तो इर्रेगुलर बाउंड्रीज जिन सेल्स में होती हैं उनको क्या कहा जाता है? टेसिलेटेड सेल्स कहा जाता है। दैट्स व्हाई इसको और क्या कहा जाता है? टेसिलेटेड एपिथेलियम। इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं तो इसको और क्या कहा जाता है? टेसिलेटेड एपिथेलियम। है ना। तो पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें टाइल लाइक सेल हैं और उन टाइल लाइक सेल की इर्रेगुलर बाउंड्री हैं, तो इसीलिए इसको टेसिलेटेड भी कहा जाता है। और स्क्वैमस तो इसका नाम है ही, तो तीनों में से कोई भी पूछ लिया जाए, स्क्वैमस एपिथेलियम, टेसिलेटेड एपिथेलियम एंड पेवमेंट एपिथेलियम, तीनों चीजें सेम हैं। स्क्वैमस इसलिए कहा क्योंकि ये पतली हैं, पेवमेंट इसलिए कहा क्योंकि ये टाइल जैसी हैं, फ्लैट हैं, टाइल जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं वैसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन भैया इनमें इर्रेगुलर बाउंड्री है, तो इसलिए इसे टेसिलेटेड भी कहा। तीनों चीजें सेम है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। तीनों चीजें आपकी सेम है। यह है स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी पतली पतली टाइल जैसी सेल। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नाम में घुसो, सर पे तेल लगाओ, नाम में घुस जाओ। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या है आपकी? क्यूब लाइक सेल। क्यूब लाइक सेल। बचपन में क्यूब खूब बनाते थे और मजा भी आता था, है ना। एक डब्बा ऐसे बनाओ, फिर इसका एकदम बीच में से काट के एक डब्बा ऐसे बनाओ और फिर इनके सारे कॉर्नर्स को जोड़ दो। ये हो गया हमारा क्यूब जिसकी सारी साइड्स एकदम बराबर हैं, सेम डब्बे जैसा सेल, और यहां पर सेंटर पे पाया जा रहा है इसका न्यूक्लियस, है ना। तो क्यूब लाइक यहां पर सेल हो गया और यहां पर क्या हो गया आपका? सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया। सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया। यह है आपका क्या? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक एपिथेलियम। अगला देखो आप, कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलम लाइक। नाम के अंदर घुसिए, कॉलमनार, कॉलम लाइक, कॉलम, है ना। जब आपका घर बन रहा होता है तो पिलर्स भरे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉलम भर रहे हैं। पहले घर के लेट्स से एक कमरा है तो एक कमरे के जो चारों कॉर्नर्स है ना, इन पे पिलर्स बनाए जाते हैं, सरिये के लंबे लंबे आपके जो डंडे हैं वो गाड़े जाते हैं और उनके बीच में आपका कंक्रीट भरा जाता है। तो पहले पिलर भरे जाते हैं, कॉलम भरे जाते हैं। तो कॉलम का मतलब क्या है? टॉल, लंबे पतले सेल, टॉल स्लेंडर और पिलर लाइक सेल्स। टॉल स्लेंडर पिलर लाइक सेल्स। यहां पर अगर आप देखोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? खंबे जैसे सेल्स पाए जा रहे हैं। खंबे जैसे सेल्स क्या हैं? आपके कॉलमनार एपिथेलियम है। ये देखो लंबा है, लंबा है रे भाई, लंबा, मेरी जान कसम है लंबा। यहां पर क्या है? लंबा सेल है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे कहते हैं हम कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम की एक खास बात एनसीईआरटी में चुपके से लिखती है कि इसका न्यूक्लियस बेजल होता है। इनफैक्ट लिखी भी नहीं है, न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा बेस की साइड पाया जाता है, ठीक है। तो टॉल स्लेंडर सेल्स होंगे, पतले लंबे सेल्स होंगे, टॉल स्लेंडर सेल्स, और यहां पे न्यूक्लियस नीचे की साइड पाया जाएगा। तो यहां पर क्या है? बेजल न्यूक्लियस। बेजल न्यूक्लियस मतलब एट बेस, करेक्ट। नोट कर लीजिए भाई, सिंपल सी बात यह है कि हमारे बॉडी में जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उनको दो तरीके के बाइफर्केशन हमने दिए। अगर वो सिंगल लेयर बना रहे हैं तो सिंपल एपिथेलियम, बहुत सारे लेयर्स बना रहे हैं, मोटी लेयर बना रहे हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम जो है, इसमें ये जो सिंगल लेयर बन रही है, किस टाइप के सेल्स की बन रही है, इनकी शेप क्या है, ये हम लोगों ने देखी। अगर ये पतले पतले टाइल जैसे सेल हैं तो स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम। अगर ये क्यूब लाइक है
तो क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम, और अगर ये कॉलम लाइक खंबे जैसे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके कॉलमनार सिंपल एपिथेलियम सिंपल। राइट, ये बात आपने देखी, बस इतनी ही बात थी। ये कई बच्चे कह रहे हैं ये स्लाइड दिखा दीजिए, देख लीजिए भैया, है ना। सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड मल्टीलेयर है तो मेन काम है इसका प्रोटेक्शन, सिंपल आपका यूनिलेयर्ड है, एक ही लेयर है वहां पे, तो इसका काम है चीजों को एक्सचेंज करना, चीजों को बाहर भेजना, अंदर लाना, डिफ्यूजन करना, ये सारी चीजें। अब ये सेल दिख कैसे रहे हैं, अगर ये पतले पतले टाइल जैसे हैं तो इसी को बोल देंगे हम स्क्वेमस एपिथेलियम, ये क्यूब लाइक हैं तो इसी को बोल देंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये खंबे जैसे हैं तो इसी को बोल देंगे कॉलमनार एपिथेलियम, सारी चीजें एक है। ठीक है, यहां पर देखिए तीनों टाइप के सेल्स आपको दिखा दिए हैं यहां पर अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई, ऑल सेट ऑल गुड, फटाफट बता दीजिए। ओके, यहां तक चीजें समझ में आई, झटपट बता दीजिए। सर साइड प्लीज, लो यार लो यार लो यार, है ना, लिखो भाई। इसमें तो क्या ही लिखना है, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं, मेन आप शायद वहां पे अटके हुए होंगे, वहां पे लिख लीजिए। तो आपका जो स्क्वेमस एपिथेलियम है जिसमें पतले पतले टाइल जैसे सेल हैं, इसी को पेवमेंट एपिथेलियम बोला, क्योंकि टाइल को पेवमेंट कहा जाता है, और इनकी इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं, इसीलिए इसी को क्या बोला हमने, टेसिलेटेड एपिथेलियम कह दिया। तो टेसिलेटेड एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम और आपका स्क्वेमस एपिथेलियम तीनों सेम है। राइट, चलिए सर एंड कर दीजिए, स्क्वेमस के एग्जांपल देख लें एक बार, एग्जांपल्स में ही फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। आप कह रहे हैं सर फंक्शंस बताइए, फंक्शंस अगली स्लाइड में है, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स देखेंगे आपको फंक्शंस खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे, तो कोई टेंशन है नहीं, है ना। 3D एनिमेशन मेरे को चेक करनी पड़ेगी दोस्त, 3D एनिमेशन कोई हमारे पास इस चीज से रिलेटेड है या नहीं, बट देख लेंगे हम लोग। ठीक है, कल की क्लास में मैं एक बार देख करके आ जाऊंगा कि हमारे पास कोई डेटाबेस में अवेलेबल 3D एनिमेशन है या नहीं, उस हिसाब से हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक प्यारी चीज दिखाता हूं। चलिए, वो प्यारी चीज क्या है, वो प्यारी चीज है हमारी एनसीईआरटी डिकोडर। आज मैंने सोचा था कि भाई आपको फेफड़ा खोल के दिखा दूंगा, है ना, लोग प्यार में दिल निकाल के रख देते हैं, आपका भाई आपके लिए फेफड़े निकाल के रख देता। आज हम लोग जब एल्वियोलाई पढ़ते तो अल्टीमेटली आई वुड हैव शोन यू माय ओन एल्वियोलाइज, है ना, अपना लंग निकाल करके आपको दे देते भैया, और उससे हम पढ़ाते। अगर आपका मूड हो तो पढ़ा देंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक मस्त चीज दिखाना चाहता हूं, है ना, बहुत इनोवेटिव तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें धीरे धीरे सेट होती चली जाएंगी। अब एपिथेलियल टिश्यू में यहां तक हमने बात करी है ना, मैंने एनसीईआरटी की टैगिंग बना दी है पूरी की पूरी, और आपको हर लेक्चर में ये मिलेगी। एनसीईआरटी के कौन से कंसेप्ट से किस साल क्वेश्चन बना है, कौन सी लाइन से किस साल क्वेश्चन बना है, सारी चीजें एकदम हैंड्स ऑन, यानी आपके सारे के सारे पीवाईक्यूज एक साथ चुटकी में हल हो जाएंगे। किस लाइन से किस साल पीवाईक्यू आया है, अगर मैच द कॉलम है तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो चारों की चारों लाइंस किस किस आर्टिकल से उठाई हुई थी, इतनी डिटेल्ड लेवल पे टैगिंग चल रही है आपके एनसीईआरटी की। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्त। देखिए कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी आर्टिकल से, फिर यहां देखिए कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, 4 साल में क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ इस एक लाइन को। अगर आप देखें गॉबलेट सेल वाली लाइन, तो 2024 में भी क्वेश्चन आया, 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी क्वेश्चन आया, और इसी से 2020 में भी क्वेश्चन आया। गॉबलेट पे क्वेश्चन क्या था, एनसीईआरटी में एक बात नहीं लिखी हुई है, उसको हमने अलग से ऐड कर दिया है। दिस लेवल ऑफ टैगिंग इज प्रेजेंट हियर। येलो कलर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ब्लू कलर मतलब आपके पीवाईक्यूज जितने भी आए हुए हैं, है ना। कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूं सिर्फ वही कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी से कर लीजिए, ईमानदारी से करोगे तो मजा आएगा। हाँ, ये आपकी पुरानी एनसीईआरटी है, क्योंकि ये टॉपिक आपका नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ेंगे हर लेक्चर के साथ आपको एनसीईआरटी टैगिंग मिलेगी। आप कहोगे मैं आपको बाद में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, एंड टू एंड सारी चीजें जो भी मुझसे हो पाएगा उससे ज्यादा ही एफर्ट आपके लिए करने वाला हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भाई अभी खड़ा है यहां पर, है ना, देखो एक एक चीज कहां से क्वेश्चन आया है। अब इससे 2024 और 14 में क्वेश्चन आया है, 2013 से लेकर के 24 तक 12 साल के जितने पीवाईक्यूज हैं सारे टैग्ड हैं, सारे टैग्ड है, चाहे किसी से छोटा छोटा एक एक पॉइंट ही क्यों ना पूछ रखा हो, हर चीज एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा। राइट, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए आज हमने जितनी बातें करी हैं उसकी पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अब हमने इतना डिटेल्ड कंटेंट पढ़ा, इतना डिटेल्ड कंटेंट पढ़ा, अब आप एनसीईआरटी को देखोगे ना, एनसीईआरटी
फुस लगेगी एकदम। आराम से पढ़िए, एक भी पॉइंट में नहीं अटकोगे, आई कैन टेल यू विद गारंटी, एक भी जगह नहीं अटकोगे। देखो भाई, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है, इसको एपिथेलियम बोला जाता है और इस पे एक फ्री सरफेस होता है। आपकी बॉडी की कवरिंग अगर ये बना रहा है तो एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है, इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग अगर बना रहा है तो फूड वाटर के कांटेक्ट में है, पर इस पे एक फ्री सरफेस जरूर होगा। या तो आपके बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में होगा, खाने पीने के कांटेक्ट में होगा, या आपका आउटसाइड एनवायरमेंट के कांटेक्ट में होगा, पर हमेशा किसी ना किसी चीज के कांटेक्ट में होगा। ये या तो कवरिंग बना सकता है, आपकी बॉडी को कवर कर सकता है, या इंटरनल ऑर्गन की लाइनिंग बना सकता है। ये आपके कंपैक्टली पैक्ड होते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, पिलर लाइक सेल्स बनाए थे, बहुत कंपैक्टली पैक्ड थे, इतने कंपैक्टली पैक्ड थे कि इनके बीच में ब्लड वेसल घुसने की भी जगह नहीं थी। दैट्स व्हाई दीज आर एवास्कुलर इन नेचर। लिंक हो गया, मजा आ गया। लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, या तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम है या है ही नहीं, इनके बीच में स्पेस नहीं है। अब सिंपल इनको दो टाइप्स के टिश्यूज में डिवाइड किया जाता है। सिंपल एपिथेलियम जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एंड आपका कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें आपकी बहुत सारी लेयर्स ऑफ सेल हो, है ना, कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें बहुत सारी लेयर ऑफ सेल हो। तो ये सिंगल लेयर जो है ये कहां है, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह में ये आपकी पाई जाती हैं। एंड आपकी कंपाउंड जो है ये आपकी स्किन में पाई जाएगी, प्रोटेक्टिव आपका रोल कर रही होगी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, अब सिंपल एपिथेलियम में भी सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा है उस बेसिस पे इनको तीन टाइप में डिवाइड किया गया। स्क्वैमस जिसमें पतले टाइल जैसे सेल हैं, क्यूब लाइक सेल हैं आपके क्यूबॉइडल में, और पिलर लाइक सेल हैं आपके कलमनार में। सिर्फ इतनी बातें हमने पढ़ी, और इसमें क्या पॉइंट छूटा, कुछ भी नहीं छूटा। हमने बस बोला एपिथेलियम जो है ये आपकी कवरिंग या लाइनिंग बनाता है। दो प्रकार के एपिथेलियम है, सिंगल लेयर है तो सिंपल एपिथेलियम, एक से ज्यादा लेयर है तो कंपाउंड एपिथेलियम। और उसके बाद हमने देखा मेरे भाई कि जो सिंपल एपिथेलियम है उसको भी तीन टाइप में डिवाइड किया, स्क्वैमस, कॉलमनार और आपका क्यूबॉइडल। कुछ भी नहीं है, बेसिक बेसिक चीज है ना। सिर्फ इतना हमने पढ़ा और इतनी डिटेल में पढ़ा, देखो, है ना। अब इनके एग्जांपल्स आएंगे और फिर आप धीरे धीरे आगे चल के चीजें सॉल्व करते रहेंगे। एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं एक बात आपको बताता हूं, जब तक आप टिश्यूज नहीं पढ़ोगे आप फिजियोलॉजी में एंटर नहीं कर सकते। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल, इंटीग्रेशन, 6 के 6 चैप्टर्स में आप एंट्री भी नहीं ले सकते अगर आपको टिश्यूज नहीं आता। टिश्यूज तो बल्कि और अच्छे तरीके से करने चाहिए, और कम से कम आपको 10 लेक्चर इसमें देने चाहिए। 8 से 10 लेक्चर आपको कम से कम टिश्यूज में देने चाहिए। आगे आने वाले सारे के सारे चैप्टर्स आपके लिए हलवा हो जाएंगे। यहां पर आप मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। यहां पर आप नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। जब आप एक्सक्रीशन पढ़ेंगे उस टाइम पे नेफ्रॉन के अंदर किस किस प्रकार के टिश्यूज थे, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं कि आपका क्यूबॉइडल कहां पर है, आपका ब्रश बॉर्डर कहां पर है, आपका स्क्वैमस कहां पर है, एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन यार देखते हैं, हालांकि हमने थोड़ा कम ही कंटेंट पढ़ा है, क्वेश्चन देखते हैं इससे बनता है कि नहीं। आ जाइए भैया, पोल लगाइए, 30 सेकंड का पोल है, फटाफट मार्क कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एपिथेलियल टिश्यू, कौन सी चीज करेक्ट है, आराम से पढ़िएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी चीज करेक्ट है? इट इज प्रेजेंट ओनली एज इनर लाइनिंग, इट इज प्रेजेंट ओनली एज आउटर लाइनिंग, इट कंटेन्स वेरी लेस इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। है ना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है दोस्त, इसमें होना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तभी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, है ना। इट इज प्रेजेंट ओनली एज इनर लाइनिंग, नहीं भैया आउटर लाइनिंग के तौर पे भी पाया जाता है, तो ये बात गलत हो गई। इट इज प्रेजेंट ओनली एज आउटर लाइनिंग, नहीं भैया इनर लाइनिंग के तौर पे भी पाया जाता है। इट हैज वेरी लेस इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, सेल के अंदर तो कंटेंट है ही, है ना, तो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स तो इसमें ज्यादा है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसमें कम है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इसमें कम है, तो इस सारी की सारी बातें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी करेक्ट आंसर। हालांकि आप देख के कर सकते थे, क्योंकि एक ऑप्शन इसमें बन ही नहीं रहा था, है ना, तो इंट्रा है, इंटर नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन को सही करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो आपका आंसर सही आ जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं ही माफी चाहता हूं, फिर भी 70% लोगों ने सही कर दिया है, यानी 70% लोगों ने गलत कर दिया है टेक्निकली, है ना,
क्योंकि मेरे भाई तीनों की तीनों बातें गलत है। ओनली एज इनर लाइनिंग, भाई आउटर लाइनिंग बना तो रहा है, आउटर कवरिंग बना तो रहा है। ओनली एज आउटर लाइनिंग, नहीं भैया, इनर बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट तो है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या बहुत कम है? भाई सेल्स के बीच में मैट्रिक्स नहीं है, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है, सेल्स तो आपके बड़े बड़े हैं, उनमें क्या दिक्कत है? न्यूक्लियस है, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है अच्छी खासी, तो सारी बातें आपकी गलत हो जाएंगी। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन ये था। आइए भैया ये कर दीजिए, कम से कम 95% लोग ये सही कर दीजिए, आज का दिन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज फ्री सरफेस? फ्री सरफेस किसके पास है? कौन सा ऐसा टिश्यू है जो या तो एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट में रहता है, या आपका बॉडी फ्लूइड्स के साथ, या वाटर के साथ, फूड के साथ कनेक्ट में रहता है? कौन है वो? सिंपल सवाल है। कनेक्टिव नहीं है, मस्कुलर नहीं है, एपिथेलियल जो है ये तो आपकी बॉडी की कवरिंग बना रहा है या इंटरनल ऑर्गन्स की लाइनिंग बना रहा है, तो हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट में है। इसके जो सेल्स है उसमें एक आपका बेजल साइड होती है और एक आपकी क्या रहती है? फ्री साइड या एपिकल साइड रहती है। तो आपका यहां पर फ्री सरफेस देखने को मिलेगा। उत्तर क्या हो जाता है आपका? सी हो जाता है। बहुत सिंपल सवाल था। आई गेस 90% लोगों ने तो कर दिया होगा, ज्यादा अगर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। लगभग 86% लोगों ने सही कर दिया है, स्टिल अ डिसेंट नंबर। आगे देखते हैं, आ जाओ भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज इरेगुलरली शेप्ड? इनमें से कौन सा इरेगुलर शेप का है? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, कोलमनार या सिलिएटेड? सिंपल सी बात है भैया, इरेगुलर है यानी टेसिलेटेड किसे कह रहे थे? इरेगुलर का मतलब टेसिलेटेड, तो पतले पतले टाइल लाइक सेल और इरेगुलर इनकी बाउंड्रीज थी। टेसिलेटेड एपिथेलियम आप किसे कह रहे थे? सिंपल ये सवाल है। क्या हो जाएगा यहां पर उत्तर? ये आपको बताना है, जिससे कि हम आगे बढ़ सके और इस पोल को अच्छे तरीके से पॉजिटिवली हम लोग कंडक्ट करा सके, कंक्लूड कर सके, है ना। तो कोलमनार जो है इसमें तो पतले पतले लंबे लंबे सेल्स हैं, क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स हैं, सिलिएटेड अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन कोलमनार लिखा हुआ है इसके आगे, इसका मतलब क्या है? वहां कॉलम लाइक सेल्स हैं। और आपका यहां पर क्या हो जाएगा? स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा, पतले पतले आपके यहां पर सेल्स हो जाएंगे। तो आंसर वुड बी ए, दैट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। 86% लोगों ने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। आओ भैया, बहुत प्यारा सवाल, बहुत शानदार सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन डियर। इसको सॉल्व करिए। किन कोलमनार एपिथेलियम, जो पतले पतले खंबे जैसे सेल हैं, उस कोलमनार एपिथेलियम में न्यूक्लियस किस साइड है? बेस पे यानी नीचे की साइड, मिडल यानी बीच में, टॉप यानी ऊपर की साइड? कोई न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियस को ही लात मार के भगा दिया है। क्या हो जाएगा यहां पर उत्तर? सर पोल नहीं आ रहा। पोल अगर नहीं आ रहा है दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चैट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। कोई इनाम नहीं मिलेगा उस बच्चे को जो कि पोल पे सबसे पहले उत्तर देगा, या कोई गाली नहीं पड़ेगी उस बच्चे को जो पोल कंडक्ट करने पे जवाब नहीं दे रहा है। सारी चीजें ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सीख रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ सर से पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन मेरा बन रहा है, वो सबसे जरूरी चीज है। अब वो क्वेश्चन पोल पे सही हो रहा है या चैट में सही हो रहा है या घर बैठ के आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो और आपका कॉपी में सही हो रहा है, वो चीज मैटर नहीं करती। सही होना जरूरी है कि हाँ आप क्वेश्चन बना ले रहे हो, या किसी क्वेश्चन में अगर आपको टफ लगता है कोई क्वेश्चन तो बाद में एक्सप्लेनेशन के बाद में वो आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आपका बेस पे न्यूक्लियस पाया जाता है, नीचे की साइड न्यूक्लियस पाया जाता है। उत्तर आपका 85% बच्चों ने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। सिलिएटेड एपिथेलियम आप अभी नहीं कर पाओगे, सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं कर पाओगे। इनर वॉल ऑफ ब्लड वेसल कॉन्सेप्चुअल है, करना चाहो तो कर सकते हो। देखो मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं। अगर आपकी ब्लड वेसल है तो उसको डिफ्यूजन करना है, तो जाहिर सी बात है सिंगल लेयर ऑफ सेल चाहिए, लेकिन डिफ्यूजन करना है तो सबसे पतला सेल चाहिए। वहां पर ऐसे सेल्स जहां पर डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन होती है वहां बहुत पतले पतले सेल चाहिए, कोई लंबे मोटे सेल नहीं चाहिए। तो मुझे बताइए कि एपिथेलियम जो कि ब्लड वेसल की वॉल में पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? कौन सी होगी? क्यूबॉइडल होगी, सिलिएटेड होगी, कोलमनार होगी या स्क्वेमस होगी? सबसे पतले सेल जो आपने सुने हैं वो आंसर होगा। अब आपने टेक्निकली ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हिंट से आप कर सकते हो बहुत आराम से, कोई बहुत बड़ी दुविधा आपको यहां पर नहीं आएगी। भाई आपको कहीं फिल्ट्रेशन कराने की जरूरत हो, आपको कहीं पर डिफ्यूजन कराने की जरूरत हो, तो वहां पर सिर्फ आपकी सबसे पतली टाइल लाइक एपिथेलियम ही काम आएगी, यानी पेमेंट एपिथेलियम या टेसिलेटेड एपिथेलियम या आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम काम आएगी। तो आंसर वुड बी स्क्वेमस एपिथेलियम। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल था,
जो कि आई होप आप सभी लोग कर लेंगे, अधिकतर लोग कर लेंगे, क्योंकि ये आज हमने पढ़ा नहीं है, तो ये अगर आप नहीं भी कर पाते तो भी इट्स फाइन। नीट का पीवाईक्यू है, अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी। 87% लोगों ने, सबसे ज्यादा आज यही लोगों ने सही किया है ना। लीडर बोर्ड देख लीजिए भैया, साई, खोबारे, नैतिक, आर्यन, युविका, इनेश, कार्तिक, सौम्या, श्याम, करणवीर और सागर कुमार आर इन टॉप पोजीशंस। बाकी सभी बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सीख गए हैं कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये है आपका आज का खेला। थोड़े बहुत हम लोग डाउट्स लेंगे, लेकिन डाउट्स लेने से पहले इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू डू द एक्टिव रिकॉल। आज हमने जो भी पढ़ा है उस सारे माल मसाले को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने दिमाग को थोड़ा सा और पुश करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स बेटरमेंट। आंखें बंद कर लीजिए, पूरा का पूरा गौर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात पर, और मेरी बातों से अपने दिमाग में एक मैप बनाने की कोशिश करिए। आज मैंने आपको पहली स्लाइड में यह बताया कि अलग अलग टाइप के टिश्यूज आपकी बॉडी में हो सकते हैं। तो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज आपकी बॉडी में है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का काम है आपकी बॉडी की कवरिंग और इनर ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाना। कनेक्टिव टिश्यू का काम है बाकी सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करना और बाकी सारे टिश्यूज को सपोर्ट करना। मस्कुलर टिश्यू का काम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करना, और आपका न्यूरल टिश्यू का काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना। अगर आप देखें तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों के दोनों मीजोडर्मली डेराइव्ड होते हैं, यानी मीजोडर्म नाम की जर्म लेयर से बनते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म नाम की जर्म लेयर से बनता है, और आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें तीनों इन्वॉल्व होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। अब आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है इसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, कहीं भी आपको चोट लग जाए तो ये फटाफट हील कर लेती है। सबसे पहले जो एपिथेलियल टिश्यू आया, सबसे पहले जो टिश्यू आया दैट वाज एपिथेलियल इन नेचर, जिसने आपकी बॉडी की बाउंड्री बनाई, आपकी बॉडी की एक तरीके से आप कहें बाउंड्री डिफाइन कर दी कि इसके अंदर ही आपको अच्छे तरीके से ग्रोथ करनी है। एपिथेलियल टिश्यू जो है इसीलिए इसको फर्स्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है। एपिथेलियल टिश्यू टर्म रूइश साहब ने दी, और एपिथेलियल का मतलब ही होता है, एपी का मतलब अपॉन, थीलियल का मतलब ग्रोथ, यानी किसी और टिश्यू पे ग्रो करना। तो ये किस टिश्यू पे ग्रो करता है? कनेक्टिव टिश्यू पे। तो कनेक्टिव टिश्यू नीचे, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू, और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और उसके नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है, नो एक्सेप्शंस आर देयर। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी 2 लेयर हैं। आपका एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे आपकी बेसल लमाइना और कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट ऊपर आपकी रेटिकुलर लमाइना। तो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे बेसल लमाइना है, तो बेसल लमाइना किसने बनाई? एपिथेलियल टिश्यू ने। कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट पास रेटिकुलर लमाइना है, तो रेटिकुलर लमाइना किसने बनाई? कनेक्टिव टिश्यू ने। यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी है। ऊपर वाली आधी बनाई एपिथेलियल टिश्यू ने, नीचे वाली आधी बनाई कनेक्टिव टिश्यू ने। जो आपकी बेसल लमाइना है ये आपकी ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनती है, तो थोड़ी गिलगिली जेली लाइक होती है। और नीचे जो रेटिकुलर लमाइना है ये रेटिकुलर फाइबर और कोलेजन फाइबर से बनती है, तो थोड़ी सी स्ट्रांग है। अब क्योंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम है, सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, तो इनके बीच में ब्लड वेसल जाने की जगह नहीं है। तो कनेक्टिव टिश्यू डायरेक्टली क्या करता है? आपका न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन बेसल बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, आपका बेसल लमाइना के थ्रू भेज देता है, डिफ्यूजन के थ्रू भेज देता है एपिथेलियल टिश्यू के पास। लेकिन हाँ, नर्व सप्लाई यहां पर पाई जा सकती है एपिथेलियल टिश्यू में, नर्व्स पतली पतली होती हैं तो वो यहां तक पहुंच सकती है। अब हमने एपिथेलियल टिश्यू को 2 प्रकार से डिवाइड किया। सिंपल एपिथेलियम जिसमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल है, तो ये आपके ऐसे कामों में काम आती है जहां पर बहुत पतले पतले सेल्स की जरूरत है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की जरूरत है। डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सचेंज, इन सारे कामों में ये काम आती है। और एक जो है वो है आपकी कंपाउंड एपिथेलियम, जहां पर मल्टी लेयर्ड आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे ऊपर वाली सेल को अपर लेयर कह दिया, सबसे नीचे वाली सेल की लेयर को बेसल लेयर कह दिया, बीच वालों को इंटरमीडिएट या मिडल लेयर्स कह दिया। बहुत सारी सेल की लेयर्स यहां पर पाई जा रही हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, तो ये स्ट्रेंथ का यानी प्रोटेक्शन का काम करती है। अब जो सिंपल एपिथेलियम है इसको भी 3 अलग अलग भागों में तोड़ दिया। अगर ये सेल्स पतले पतले हैं, टाइल जैसे हैं, तो इन्हें स्क्वैमस एपिथेलियम कहा, जिसे आप क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम या टेसेलेटेड एपिथेलियम। अगर क्यूब लाइक सेल्स हैं, डब्बे जैसे सेल हैं, तो इनको आप क्या कहते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और पतले लंबे कॉलम लाइक, पिलर लाइक सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है, नीचे की साइड थोड़ा सा खिसका हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। ये 3 प्रकार के सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज थे। अब इनके एग्जांपल्स, फंक्शंस हम लोग कल पढ़ रहे होंगे, और कल कंपाउंड एपिथेलियम पे भी हम लोग जंप कर रहे होंगे, तो सारी बातें मस्त तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। करेक्ट है भाई? आइए थोड़े से सवाल जवाब ले लेते हैं, रीसेंट डाउट्स में चलते हैं।
सर सारे ऑर्गन्स के पास सारे बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं या सिर्फ कुछ ही ऑर्गन्स लाइक स्टमक, हार्ट? देखिए ज्यादातर जो ऑर्गन्स है ना वहां हर प्रकार के टिश्यूज हो सकते हैं, है ना, ज्यादातर ऑर्गन्स के पास, तो अधिकतर ऑर्गन्स में होंगे, एकदम सही बात है ना। तो हार्ट स्टमक नहीं, कोई भी आप लोगे तो वहां ब्लड सप्लाई भी चाहिए, नर्व सप्लाई भी चाहिए, है ना। कोई ऑर्गन है तो ऑब्वियसली आपका मसल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, और अंदर की लाइनिंग आपकी कौन बना रहा होगा या बाहर की कवरिंग कौन बना रहा होगा? एपिथेलियल। तो ज्यादातर ऑर्गन्स में सारे टिश्यूज मिल जाएंगे, एकदम सही बात है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेटिकुलर लमाइना? नाम ही है रेटिकुलर, यानी यहां फाइबर्स हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपका बेसल लमाइना और कनेक्टिव टिश्यू को अच्छे तरीके से जोड़ा जा सके, है ना। सर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कर देना प्लीज। हर लेक्चर, हर चैप्टर के एंड में जैसे हम टिश्यूज कंप्लीट करेंगे तो हर चैप्टर के एंड में एक समरी लेक्चर आएगा और एक बड़ी सी शीट आ जाएगी जिसमें कई क्वेश्चंस मिलेंगे। डेली डेली ऐसा मत कहना सर शीट नहीं आई, सर पीडीएफ नहीं आई, सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा, डोंट वरी, है ना। पहले बेस को अच्छा मजबूत होने दो आप। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना उसको पकने दो, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। जैसे हम लोग पेस पकड़ चुके होंगे ना, जब हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी, जब हम लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके होंगे, उस टाइम पर आपके लिए काफी कंटेंट आएगा। अब स्टार्टिंग में आप में एनर्जी बहुत है तो आप बोलोगे सर ये दे दो वो दे दो, और मैं दे भी दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप उन सारी चीजों को एंड तक नहीं ले जा पाओगे। तो आई अंडरस्टैंड द स्टूडेंट साइकोलॉजी वेरी वेल। आपको जब जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज आपके पास पहुंच जाएगी, कब किस चीज को ट्रिगर करना है आई नो दैट वेरी वेल। सो डोंट वरी, सारी चीजें ऑन टाइम आएंगी, आपका एकदम सिलेक्शन नहीं रुकेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सर शुड वी मेक शॉर्ट नोट्स और एक्सप्लेनेटरी बिग नोट्स? देखिए कोई चीज ऐसी है जो आपको पता है उसको नोट्स में नहीं लिखना होता। नोट्स लेना एक टेक्निकल चीज है। जैसे मुझे पता है कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, कि इसमें हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर आपका CO2 और वाटर मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, मैं ये बातें नहीं लिखूंगा। कोई ऐसी बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो या कोई ऐसी बात जो मुझे पहले से ना पता हो, मैं सिर्फ वो बातें नोट्स में ऐड करूंगा और रिपीटेटिव बातें मैं नोट से हटा दूंगा। जैसे आज भी मैंने कई ऐसी चीजें बताई जो कल के लेक्चर में पढ़ा चुका था। आप चाहो तो आप नोट्स में मत लिखो बार बार, है ना, या कल मैं कई ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं आज पढ़ा चुका हूं, तो आप चाहो तो नोट्स में मत लिखो, दैट्स टोटली योर कॉल, है ना। पर जब आप एग्जाम में जा रहे हो ना उस टाइम पे आपके पास बहुत हैंडी, बहुत शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो उसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आपके नोट्स जो हैं वो 500 पेज को एक्सीड ना करें पर सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टोटल आपके 2000 पेज हों, खुले खुले हाथ से लिखे हुए, जिनको आप 3-4 दिन में रिवाइज कर पा रहे हो, सिर्फ उतने आपके नोट्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 500 पेज भी मैंने ज्यादा बोल दिया, है ना। सर आपने इतना अच्छा पढ़ा है कि डाउट्स ही नहीं है, क्या पूछूं? थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। आई ट्राई कि एक बार थोड़ा और सिंक बैठ जाए तो और मजा आए। वेयर इज माई पोल? पता नहीं यार, टीम से पूछ के बताना पड़ेगा कि पोल कहां है। लेकिन सर एपिथेलियल टिश्यू में नर्व सप्लाई होने के बावजूद कभी कभी हमें हमारे स्किन पर बैठे मक्खी का सेंस क्यों नहीं होता? देखो यार, अब देखो मक्खी हल्की हुई तो सेंस नहीं होगी और मक्खी अगर छेड़खानी कर रही है तो बिल्कुल सेंस होगी। आप में से कई स्टूडेंट होंगे, आप एक बार लिख के बताइए भाई मक्खी बैठती है स्किन पे, बकायदा सेंस होती है। अब आपके बाल में ही रह गई तो बाल जो है इनके पास कोई नर्वस सप्लाई नहीं है, वरना बाल कटवाते टाइम तो जान ही निकल जाती ना। आप गए हो दुर्गेश नाई के पास बाल कटाने, है ना, और पता लगा भैया सर से खून निकल रहा है, एकदम पागल हो गए, एक एक कैंची पे चीख निकल जा रही है ना, बाकी लोग भी सोच रहे हैं आसपास की दुकान वाले की क्या हो रहा है। तो जो बाल है यहां नर्व सप्लाई है ही नहीं, तो आराम से कटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन खोपड़ी पे रेजर लग जाए, कभी छोटा सा कट लग जाता है तो सेंस होता है ना। उसके बाद जब फिटकरी लगाते हैं वो तो पता लग जाता है आपको कि हाँ भैया दिक्कत है। सिमिलरली मक्खी मच्छर बैठता है, अगर वो हैवी है और सच में स्किन पे बैठा है तो पता लगेगा, अच्छे तरीके से पता लगेगा, है ना। परेशान हो जाओगे आप लोग, गर्मी में कभी मुंह पे मक्खी बैठा ना, पता लग जाएगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज थिन और फ्लैट? देखो भाई, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूब लाइक है, तो ये थिन और फ्लैट नहीं है। थिन और फ्लैट कौन से थे? स्क्वेमस एपिथेलियम, टेसिलेटेड एपिथेलियम, पेवमेंट एपिथेलियम जिसको कह रहे थे, तीनों एक ही चीज है ना। पतले नहीं है, क्यूब लाइक है, थोड़े से मोटे हैं, राइट। स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल, स्क्वेमस एपिथेलियम के एग्जांपल बहुत पतले पतले सेल कहां पाए जाएंगे? आपके ब्लड वेसल में, आपके लिम्फ वेसल में, आपके लंग्स की एल्वियोलाई। आप सांस ले रहे हो, आपके लंग्स में हवा भर गई, वो हवा आपके ब्लड वेसल में लोड कैसे हो रही है? आपके जो एल्वियोलाई हैं उनसे हवा निकल करके आपकी ब्लड वेसल में कैसे गई? क्योंकि ब्लड वेसल की भी लाइनिंग पतली थी तो उसने ऑक्सीजन खींच लिया, और लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं उसकी लाइनिंग भी पतली थी कि उसने ऑक्सीजन बाहर ढकेल दिया। तो जिसने ढकेला वो भी पतला, जिसने खींचा वो भी पतला, है ना। तो कई सारे एग्जांपल हैं, कल पढ़ेंगे नेहा जी, आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। डायरेक्टली एकदम ये दोनों आपस में हॉच पॉच नहीं होने चाहिए, इसलिए बीच में एक मेम्ब्रेन है जो इनके बीच में स्ट्रेंथ देने का काम करती है ना, जिससे कि दोनों के कंटेंट आपस में सारे के सारे ही ना मिक्स हो जाए। सर मॉड्यूल से होमवर्क भी दे दीजिए, डेली आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसके एंड में आपको ऐसा मिल जाएगा होमवर्क स्लाइड, बिल्कुल मॉड्यूल से होमवर्क दे दिया जाएगा। अगर कोई टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है, एक आधा क्वेश्चन आप ना कर पाए इस होमवर्क स्लाइड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने हो रहे हैं उतने कर लीजिएगा। सर बायो के लिए पंच लेना जरूरी है क्या? देखिए जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे लेक्चर देखेंगे, अगर आप डीपीपीस करेंगे, अगर आप दिए हुआ होमवर्क कर लेंगे, कुछ भी जरूरी नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है या नहीं। जितना मैं क्लास में करा रहा हूं उतना मोर देन सफिशिएंट है टू क्रैक योर नीट एग्जाम, उससे ज्यादा ही आपका सफिशिएंट है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पंच अगर आप ना लो तो भी इट्स फाइन, ठीक है। सर एपिथेलियल टिश्यू में जो डिफ्यूजन होता है वह हायर से लोअर होता है या लोअर से हायर होता है? डिफ्यूजन टर्म गौरी जी जहां पर भी आ गई, डिफ्यूजन का मतलब ही होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हमेशा, ठीक है। तो डिफ्यूजन अगर शब्द आ गया तो हमेशा याद रखिएगा हायर से लोअर ही होगा, लोअर टू हायर को आप डिफ्यूजन बोल ही नहीं सकते। कोलेजन मतलब क्या होता है? कोलेजन एक तरीके के प्रोटीन का नाम है, नाम ही है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो आपके सेल्स में बहुत अबंडेंट होता है, तो आपके इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में सेल के अंदर कोलेजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। सर न्यूक्लियस बेस को ही क्यों रहता है? जब सेल बहुत लंबा होता है ना तो सेल्स में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाती, तो न्यूक्लियस चाहता है कि मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू के पास आ जाऊं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो लंबे होते हैं ना, उनका न्यूक्लियस थोड़ा बेस की साइड खिसक जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और आपका कनेक्टिव टिश्यू के पास, फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। क्योंकि आपके सेल का दिमाग क्या है? आपके सेल का ब्रेन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को। आपके सेल में सारे के सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? न्यूक्लियस। तो उसका सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। अब सेल्स छोटे छोटे हैं यहां पर क्यूबॉइडल में, है ना, आपका पतला जो है टेसिलेटेड एपिथेलियम, उसमें कॉलमनार में सेल लंबा है। तो सेल अगर लंबा है तो न्यूक्लियस चाहेगा कि मैं उस जगह चला जाऊं जहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा आ रही है, तो अल्टीमेटली इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द बेस, राइट। ओके अल्शिफा, ये तीनों टिश्यूज कहां कहां पाए जाते हैं, इनके फंक्शन हम लोग कल करेंगे, तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। फास्ट पढ़ाइए सर, देखो यार नया नया खेल है, थोड़ा सा टाइम दे दो, बाद में चीजें ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएंगी। लव यू सर, थैंक यू दोस्त। सर नर्वस टिश्यू भी बॉडी के हर जगह होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू से कम अबंडेंट कैसे? हर जगह होना और मात्रा में ज्यादा होना दोनों में फर्क है। हर जगह पाया जाता है नर्वस टिश्यू, इट्स अ राइट थिंग, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन वो पतले पतले तार के फॉर्मेट में है। अगर आप कनेक्टिव टिश्यू देखोगे तो भारी है, आपकी हड्डियां कितनी भारी हैं, एक तार उतना भारी थोड़ी होता है। आपका ब्लड कितना भारी है ना, 4-5-6 लीटर ब्लड है, कितना भारी है, 5-6 किलो का तो होगा ही, ज्यादा ही होगा। तो अल्टीमेटली हैवी चीज है, तो बॉडी में ज्यादा अबंडेंट कनेक्टिव इसीलिए है क्योंकि हर जगह पाया जा रहा है और मास भी इसका ज्यादा है। न्यूरल टिश्यू भी हर जगह पाया जा रहा है, लेकिन पतला तार जैसा, अब तार का वजन कितना ही होता है ना। अब लेट्स से ये किताब है, अब ये किताब बहुत भारी है और एक तरफ ये इतना लंबा तार है, इतना लंबा तार है, लेकिन फिर भी इस किताब से तो हल्का ही है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू डेंस है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तार लंबा बहुत है पर इसमें वजन कुछ नहीं है, इसको उठा करके ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह बहुत प्यार से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है ना। चलिए चलिए दोस्त, यही बात थी आज की। धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। बाय बाय एवरीवन, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और कल मिलते हैं आपसे, जहां पर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को खत्म कर रहे होंगे। कोशिश करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम को भी हम लोग छू ले, उसको भी खत्म करने की हम लोग कोशिश करें, ठीक है। और स्टार्टिंग में स्लो चलेंगे, और टिश्यू में जितना टाइम दे दोगे, मैं सही बता रहा हूं आपको, फिजियोलॉजी मक्खन हो जाएगी, हलवा हो जाएगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका रुक रहा हो। बहुत प्यार से अगर चलना है तो आराम से मेरी पेस पर चलते जाइए, सब्जेक्ट से भी प्यार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट से भी प्यार हो जाएगा, मुझसे तो हो ही जाएगा, मुझे तुमसे है ना। चलिए टेक केयर। जाने से पहले बस एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश, अगर सब कुछ समझ में आ गया है, अगर आज का सेशन धमाकेदार रहा, मजेदार रहा, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, सो दैट मैं चैन से सो सकूं और कल आपको बहुत ही ज्यादा हैवी एनर्जी के साथ दोबारा से मिल सकूं हमारे थर्ड सेशन में। ख्याल रखिए दोस्त, आराम से पढ़ते रहिए, है ना।
मजा आ गया? थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई एक आधी चीज अगर ना भी समझ में आई हो, कल दोबारा रिपीट कर देंगे, डोंट वरी, है ना? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, बिंदास पढ़ेंगे, और जो क्वेश्चन आगे आएगा उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। ये हम गारंटी के साथ डे 1 पे विजन लेकर चल रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल की क्लास में ऑन टाइम। कल हो सके तो हम लोग खत्म कर रहे होंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दोनों को, जिससे कि हम लोग आगे जंक्शंस की तरफ बढ़ सकें और कनेक्टिव टिश्यू की तरफ बढ़ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं ये। और एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू अगर आपका खत्म हो गया तो मस्कुलर टिश्यू एक लेक्चर का खेल है, न्यूरल टिश्यू एक लेक्चर का खेल है, उसके बाद 3-4 लेक्चर में फ्रॉग, 3-4 लेक्चर में कॉकरोच, और फिर हम हमारी मेन फिजियोलॉजी के सागर में एंट्री ले रहे होंगे, जहां हमें सारे के सारे टिश्यू की नॉलेज बहुत काम आएगी, तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मिलते हैं कल, ख्याल रखिए, बाय।